हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट या सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और क्लास 11th आईपी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का। यस, तो क्लास 11th आईपी के जितने भी चैप्टर्स हैं, पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप सारे चैप्टर्स के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। और आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन मतलब कि पहले से सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। रिवीजन में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इट मींस कि एक वन शॉट रिवीजन ये होने वाला है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर के हर एक टॉपिक के, जो आपकी एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट गोइंग एनी डिले। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किन डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है एक्चुअली। तो डेफिनेशन आपसे डेफिनेटली पूछी जाएगी एग्जाम में, डिफाइन कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम, राइट। तो आप क्या लिखकर आने वाले हो? बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, लेकिन जब डेफिनेशन लिखने की बात आती है ना, तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लिखे क्या, क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे वर्क के लिए बना हुआ है, राइट। हमारे वर्क को इतना ईजी किया हुआ है, तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स है वो यही लिखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस के बारे में लिख कर आते हैं, लाइक कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स एंड मेनी मोर, राइट। तो अब यदि डेफिनेशन आएगी तो आपको क्या लिख कर आना है पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। सो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैसे प्रोग्राम किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, जिसमें आप डेटा को इनपुट करते हो, जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो डेटा एक्सेप्ट करना मतलब कि इनपुट देना कुछ भी, ठीक है, जिसके लिए डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस होते हैं। फिर वो डेटा होता है प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद में रिजल्ट जनरेट होता है। तो रिजल्ट जनरेट होता है, इट मींस कि हम कह सकते हैं उसे कि हमें आउटपुट मिलता है। सो बेसिकली कंप्यूटर की यदि डेफिनेशन आएगी तो अब आपको ये 2 लाइन की डेफिनेशन क्लियर है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि डेटा को एक्सेप्ट करता है, देन प्रोसेस होता है, देन वी गेट द आउटपुट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ डिवाइसेस चाहिए जो ये काम करेंगे, राइट। तो कंप्यूटर सिस्टम, अ कंप्यूटर इज अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम किनसे मिलकर बना है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ वर्क करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। फाइन। तो अब यदि कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन आती है या वन वर्ड में एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है, तो अब आप इजीली बता सकते हो कि कंप्यूटर जो है वो किससे मिलकर बना है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से। जो डेटा एक्सेप्ट करता है उसके लिए भी एक डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग के लिए एक डिवाइस होता है, आउटपुट जनरेट करने के लिए एक डिवाइस हमें मिलता है, राइट, जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या हुआ? हार्डवेयर तो क्लियर है, वो डिवाइस जो आपको दिखते हैं जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या हुआ? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होते हैं, जो हम देते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, जो हार्डवेयर को रन करने में कैपेबल होते हैं, राइट। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरीली कंप्राइजेस ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पूछते हैं, तो आपको क्या बताना है कि कंप्यूटर जो है वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स उनसे मिलकर बना है, जिसमें सीपीयू, मेमोरी, ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फाइन, एंड स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि मेमोरी में आ गया ऑलरेडी, इनसे कंप्राइज होकर बना हुआ है, इनसे मिलकर बना हुआ है। फाइन। सो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में यदि पूछेंगे तो आपको ये बताना है। ओके, नाउ आफ्टर दैट ऑल दिस कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर। देखो जी, जो सारे कंपोनेंट्स है वो एक साथ काम करते हैं एज ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। क्या काम करते हैं? टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। आपको जो भी नीड है कंप्यूटर से, कुछ कैलकुलेशन करवाना है या आपको कोई फाइल बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो इसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जितने भी डिवाइसेस जो अभी हमने देखे, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, ये सब एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं और आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। सो अ कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस। ओके, कंप्यूटर सिस्टम आपको आजकल कैसे देखने को मिलेंगे? अलग अलग शेप्स में, साइजेस में, ठीक है। अब जैसे जैसे जनरेशंस आगे बढ़ती जा रही है,
है। आपने देखा है कि कंप्यूटर सिस्टम पहले बहुत लार्ज हुआ करते थे और अब यदि आप देखोगे तो कंप्यूटर सिस्टम में एलईडीज आ चुके हैं, पाम टॉप टैबलेट्स वगैरह आ चुके हैं, फाइन। तो आपको कंप्यूटर्स जो है उनके वेरियस फॉर्म्स और साइजेस मिलेंगे। नाउ इट कैन वेरी फ्रॉम अ हाई एंड सर्वर टू अ पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन। ओके, स्मार्टफोन जो मोबाइल फोन्स आप यूज करते हो वो भी इसी कैटेगरी में ही आता है, फाइन। सो यहाँ तक बेसिक्स हमने अभी पढ़ा। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। एक्चुअल में ये जो मैंने वर्किंग आपको बताई है, आईपीओ साइकिल जो आपको बताई है, क्या बताइए आईपीओ साइकिल? इट मींस की इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यही बताया ना कि कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा को इनपुट करते हैं जो कि प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, फाइन। यही बेसिक प्रोसेस होती है और यही साइकिल है जिस पर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसमें डेटा आप इनपुट करोगे, प्रोसेस होगा और आपको आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली यदि देखा जाए इसका ब्लॉक डायग्राम, यदि एग्जाम में आता है कि क्या ब्लॉक डायग्राम होता है, तो ये डायग्राम आपको जरूर एग्जाम में बनाकर आना है। इसके अपने अलग से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। यदि एग्जाम में ऐसा आता है कि एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप बता सकते हो, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको ये पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाकर आना है, फाइन। सो अब यहाँ पे देखो, इनपुट डिवाइस जो है वो पहला डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो? डेटा को इनपुट करते हो। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं? तो बेसिक जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो कीबोर्ड और माउस होते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को इनपुट करते हैं, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके बारे में आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन आफ्टर दैट जैसे ही आप डेटा इनपुट करते हो तो वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस कौन सा डिवाइस करता है डेटा को? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू, ठीक है। सीपीयू का काम क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करने का। अब इसमें भी अपने आप में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं अंदर जो प्रोसेसिंग का वर्क करती है, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, फाइन। तो सीपीयू में जैसे डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या मिलता है? आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको आउटपुट मिलता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, ये क्या हो गए? बेसिक आउटपुट डिवाइस हो गए। मॉनिटर पे आप क्या देखते हो? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देखते हो। और प्रिंटर के थ्रू आपको क्या मिलता है? हार्ड कॉपी में आउटपुट मिलता है, जो पेज पे प्रिंट होता है, राइट। तो अभी इतना आपको बेसिकली समझ में आया कैसा ब्लॉक डायग्राम बना के आना है। अब हम डिस्कस करते हैं सीपीयू के बारे में, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू किससे मिलकर बना हुआ है? कुछ यूनिट से मिलकर बना हुआ है ना, जो बेसिकली यूज होती है किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे जो पहली यूनिट है जो मेन काम करती है प्रोसेसिंग का, वो होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का क्या काम होता है? डेटा को प्रोसेस करना। कंप्यूटर कैपेबल है बहुत सारे कैलकुलेशन को करने में, मतलब कि आप नैनो सेकेंड्स में, करोड्स में, मिलियंस में, बिलियंस में कैलकुलेशन करवा सकते हो, राइट। तो कौन सी यूनिट करती है कैलकुलेशन का काम बेसिकली? या कुछ लॉजिक्स यदि आप अप्लाई करते हो, कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि आप आउटपुट जनरेट करना चाहते हो, तो वो सब ये यूनिट करती है ना। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस इनटू डिवीजन जैसे कैलकुलेशंस, और लॉजिक्स मतलब जब आपको कुछ ट्रू फॉल्स या ऐसी कोई कंडीशन पे आउटपुट जनरेट करवाना है, आपको कोई लॉजिक अप्लाई करना है, जो प्रोग्राम होगा, प्रोसेस होगा, तो उसके लिए यही यूनिट यूज की जाती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो सीपीयू में जो प्रोसेसिंग का काम करती है वो यूनिट होती है एएलयू, अच्छे से याद कर लेना। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। देन आफ्टर दैट इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं अब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की पूरी वर्किंग को कंट्रोल करना। सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, सारे सॉफ्टवेयर्स, इन सभी को कंट्रोल करने का काम होता है सीयू का। सारे डिवाइसेस जो है वो सही से वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स ओपन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या आपकी जो आपने डेटा प्रिंट करने के लिए दिया हुआ है तो वो प्रिंटर तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, ठीक है। ये सारी जो वर्किंग है वो कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू में एक यूनिट होती है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। ओके, सो ओवरऑल पूरी वर्किंग को कंट्रोल करने का काम सीयू का होता है। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट है। मैं फुल फॉर्म पे क्यों इतना ज्यादा प्रेशराइज करके बोल रही हूँ आपको, क्योंकि फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं और बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये दो चीजें हैं। तो कंप्यूटर हमने क्या बताया अभी कि 4 डिवाइसेस से मिलकर बना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग। ओके, तो स्टोरेज डिवाइस की यदि बात की जाती है तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस डिवाइड होता है बहुत 2 पार्ट में, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में भी बहुत सारी मेमोरीज अवेलेबल है, आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली अभी आपको इतना समझना है इस ब्लॉक डायग्राम में कि यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का काम होता है डेटा को टेम्परेरीली सेव करना। जो भी डेटा आप इनपुट करते हो यहाँ से वो प्राइमरी मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, ठीक है, टेम्परेरीली। अब यदि आप उस डेटा को सेव करते हो, परमानेंटली सेव करना चाहते हो, तो वो डेटा चला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो प्राइमरी मेमोरी में यदि बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी आगे वीडियोस में रैम, रोम को, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, तो यहाँ पे आप हार्ड डिस्क को डिस्कस करने वाले हो, फ्लॉपी डिस्क को हम देखेंगे, मैग्नेटिक टेप देखेंगे, ठीक है, यूएसबी डिवाइसेस देखेंगे, सीडी, डीवीडी, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अभी हमने क्या देखा, एक ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया जिसमें इनपुट
इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा इनपुट होता है। सपोज आप कुछ नंबर इनपुट करते हो, सपोज हमने 4+4 एंटर किया, ठीक है, एक छोटा सा नंबर हम लेकर देख रहे हैं कि कैसे ये ब्लॉक डायग्राम में कंप्यूटर वर्क करता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। तो 4+4 हमने लिया। अब ये 4+4 सबसे पहले कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। यहाँ पे सेव होने के बाद में कंट्रोल यूनिट इस इनपुट डिवाइसेस को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। जो डेटा आप एंटर कर रहे हो कीबोर्ड से वो प्रॉपर मेमोरी तक जा रहा है कि नहीं, सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करने का। कंट्रोल यूनिट ही क्या करेगी? प्राइमरी मेमोरी से इस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए, है ना, ये जो कैलकुलेशन है उसके लिए कहाँ सेंड करेगी? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास सेंड करेगी, ठीक है। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करेगी? इससे 4+4 दैट इज 8 कैलकुलेशन करके आपको आंसर जनरेट करेगा, ठीक है। अब ALU का काम होता है कैलकुलेशन का, जैसे मैंने बताया, तो 4+4 8 जनरेट हुआ। ये जो रिजल्ट है जनरेट होगा कंट्रोल यूनिट से होता हुआ वापस प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाने वाला है, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट का ही काम होगा इस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस तक सेंड करने का। तो बेसिकली जो वर्किंग है ना, ये वर्किंग आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये एरोस को आप बहुत ध्यान से लगाना जब इस आप ब्लॉक डायग्राम को बनाओगे। ये एरोस यदि आपने गलत लगाए, इट मींस कि कंप्यूटर की जो वर्किंग है, बेसिकली इंटरनल जो सीपीयू में कैसे डेटा शेयर हो रहा है, कहां से किधर ट्रांसफर हो रहा है, वो फिर रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले डेटा मेमोरी में जाता है, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल करती है, देन अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट उसे क्या करती है? प्रोसेस करती है। प्रोसेस होने के बाद में वो जनरेट होता है रिजल्ट, जो हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलता है। ओके, अब सेकेंडरी स्टोरेज का वर्क मैंने बता दिया कि यदि आप डेटा को परमानेंटली सेव करना चाहते हो तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। तो अब ये ब्लॉक डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया, क्या क्या बनाना है इसमें समझ में आ गया। इनपुट डिवाइस आएगा, इधर आउटपुट डिवाइस आएगा, बीच में सीपीयू आपको बनाना है। सीपीयू में 3 मेन कंपोनेंट्स आपको बना के आने, प्राइमरी मेमोरी, सीयू एंड ALU। इनके फुल फॉर्म्स अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में सारे डिवाइसेस के बारे में देखा, उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइस जैसे मैंने बताया अभी कि जिसके थ्रू आप डेटा को इनपुट करते हो। सो द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। अब जो भी आप इनपुट करोगे डेटा 2, 4, 6, 8, कोई अल्फाबेट, कोई नंबर्स, है ना, डेटा तो सबको अच्छे से क्लियर है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कंप्यूटर में प्रोसेस होकर एक इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। तो वॉट एवर यू एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, वो कैसे जाता है? सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है, कंट्रोल सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है, और कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल करती है। कहां पहुंचाती है? प्रोसेसिंग के लिए ALU के पास। तो यहां पे हमने क्या बताया कि द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू कंप्यूटर are termed as input devices. These devices convert the input data into the digital form that is acceptable by the computer system. अब कंप्यूटर सिस्टम कौन सा डेटा समझता है? आप जो भी लिखोगे, अपना नाम लिखोगे या फिर कोई नंबर लिखोगे, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। कंप्यूटर सिस्टम समझता है डिजिटल सिग्नल्स को। किससे समझता है? डिजिटल सिग्नल्स को, है ना। डिजिटल सिग्नल्स जो किस पर बेस्ड है? बाइनरी नंबर्स पे, ठीक है। 0 and 1 के फॉर्म में डेटा क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में सेव होता है। 0 और 1 क्या है? बिट्स है। फाइन, इसे भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बिट्स से फर्दर किलोबाइट, मेगाबाइट वगैरह बनती है। ये समझ में आया? तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा आप इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर कर रहे हो, वो कन्वर्ट होता है किस में? डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, जो कि 0 and 1 के फॉर्म में होते हैं। तो मेमोरी में जो डेटा जाता है, जो डेटा प्रोसेस भी होता है ALU के थ्रू, वो 0 and 1 के फॉर्म में होता है। आपने 4 लिखा है तो 4 का जो भी बिट्स होगी, सपोज 4 के बिट्स हम ये मान लेते हैं कि 0 1 0 0 है सपोज, तो ये 4 की बिट्स हो गई। तो इस बिट्स के फॉर्म में ही डेटा क्या होगा? कैलकुलेट होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी यूनिट्स हैं, CU, ALU, CU, मेमोरी, वो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है। सो सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा। तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। आजकल कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ आप कीबोर्ड और माउस का यूज नहीं करते हो, आपको यदि कोई फाइल स्कैन करनी है तो आप स्कैनर का भी यूज करते हो। टच स्क्रीन कीबोर्ड्स भी होते हैं, टच स्क्रीन मॉनिटर्स भी होते हैं, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेटा को इनपुट कर सकते हो। सो यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी टॉपिक वाइज वीडियोस में, जिसमें मैंने इनपुट डिवाइसेस समझाया है। हम इसका एक छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि यदि कोई इनपुट डिवाइसेस वाला क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है लाइक कि एक्सप्लेन एनी 5 इनपुट डिवाइसेस, या राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कैनर, टच स्क्रीन, या राइट शॉर्ट नोट ऑन जॉयस्टिक, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिख कर आना है, राइट। वैसे तो आपको इन सारे डिवाइसेस के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इनका यूज करते हैं। जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हो तो आप कीबोर्ड का भी यूज करते हो, माउस का भी यूज करते हो, लैपटॉप पे वर्क करते हो तो वहां भी आपको कीपैड मिलता है। फाइन, सो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिक इनपुट डिवाइस है, दैट इज कीबोर्ड।
कीबोर्ड क्या होता है, क्या लिख कर आने वाले हो, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है जिनका यूज करके आप डेटा को एंटर करते हो, बट यहाँ पे आपको कीज को डिफरेंशिएट करके आना है, डिफाइन करके आना है। यदि शॉर्ट नोट आता है कीबोर्ड पे तो क्या लिखोगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप टेक्सचुअल डेटा एंटर कर सकते हो। इसमें डिफरेंट टाइप की कीज अवेलेबल होती है, जैसे कौन कौन सी कीज अवेलेबल होती है, फंक्शनल कीज होती है F1 से F12 तक, अल्फाबेटिकल कीज होती है A to Z, न्यूमेरिक कीज होती है जिसमें 1 to 10 नंबर्स होते हैं, 0 to 9 नंबर्स होते हैं, है ना, उसके थ्रू आप न्यूमेरिक डेटा एंटर कर सकते हो। एरो कीज होती है जिसके थ्रू आप स्क्रीन को, कर्सर को मूव कर सकते हो स्क्रीन पर अप डाउन लेफ्ट राइट, है ना, 4 एरो कीज होती है। टॉगल कीज होती है, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक। तो आपको सारी कीज के बारे में इसमें लिख कर आना है। स्पेशल कीज होती है जैसे ऑल्ट, कंट्रोल, डिलीट, एंटर, बैक स्पेस। ओके, सो इतना आपको कीबोर्ड के बारे में लिखकर आना है। ओके फाइन, अब बात करते हैं हम माउस की। तो माउस कौन सा डिवाइस होता है, माउस होता है पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज करके आप स्क्रीन पर कोई सा भी सिलेक्शन कर सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। तो माउस में क्या होता है, लेफ्ट और राइट 2 क्लिक्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट क्लिक होते हैं जिसमें लेफ्ट क्लिक का यूज करके आप सिलेक्शन करते हैं और राइट क्लिक का यूज करके हम प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक सेंटर में क्या होता है, स्क्रोलर होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, स्क्रोलर का यूज करके हम स्क्रीन को स्क्रोल करते हैं अप एंड डाउन। तो जितना मैंने आपको बताया है बेसिकली, जो आपको अच्छे से पता है वही हमें यहाँ पर लिखकर भी आना है, ठीक है, यदि शॉर्ट नोट आता है माउस कीबोर्ड के बारे में। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब हम टच स्क्रीन को। तो टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन जैसे आपके स्मार्टफोन्स होते हैं, है ना, टच स्क्रीन आपके एलईडीज होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं जिसमें आप टच करके क्या कर सकते हो, डेटा को एंटर करते हो विदाउट टाइपिंग, विदाउट सिलेक्शन। सो टच स्क्रीन भी क्लियर है। यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे लाइट होता है उसके थ्रू, मतलब इसमें फोटो इमिटिंग लाइट लगा होता है स्क्रीन पे, एलईडीज होते हैं उनमें भी होता है, एलईडीज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायोड्स होते हैं, ठीक है, एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी मदद से डेटा क्या होता है, इनपुट होता है। फाइन, नेक्स्ट यदि बात करें हम कैमरा की, तो वेबकैम आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में यदि आपको इमेजेस को डिजिटली इनपुट करना है तो उसके लिए हमें वेबकैम की जरूरत होती है जिसका यूज करके जो इमेजेस हैं वो पिक्सल्स के फॉर्म में, 01 बिट्स के फॉर्म में क्या होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट होती हैं। तो उसके लिए हमें वेबकैम की नीड होती है। क्लियर। नेक्स्ट है स्कैनर। अब स्कैनर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्कैनर का यूज करके हम किसी भी तरीके का टेक्सचुअल डेटा होगा या जो भी पेपर पे इमेजेस होगी, ग्राफिक्स होंगे, उसे स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट कर सकते हैं। अब स्कैनर भी डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल है, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर होता है, ड्रम स्कैनर होता है। ओके, नाउ जॉयस्टिक का क्या यूज होता है, जॉयस्टिक बेसिकली जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, देखे ना आपने, आपके टीवी का रिमोट होता है या प्ले स्टेशन पे जब आप गेम खेलने जाते हो तो वहां पे आपको हैंडल डिवाइस दिखता है। तो जॉयस्टिक एक हैंडल डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप डायरेक्शंस को इनपुट करते हो। जब आप वीडियो गेम्स या प्ले स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे आपको एक डिवाइस दिखता होगा, हैंडल डिवाइस, है ना, तो वहां पे आपको इस तरीके का जॉयस्टिक मिलेगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो स्क्रीन पर कर्सर या जो ऑब्जेक्ट है उसे आप मूव करवा सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हो, कैसे, इनपुट देकर, लेफ्ट राइट अप डाउन। क्लियर। सो ये चीज समझ में आ गई, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस हुआ। नाउ वेबकैम और कैमरा ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। माइक्रोफोन, तो कंप्यूटर सिस्टम में हम हर तरीके का डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको टेक्सचुअल डेटा या आपको कोई सिलेक्शन करना है, वो यदि आपको इमेज एंटर करना है, कुछ स्कैन करना है, तो यहाँ पे हम माइक्रोफोन के थ्रू साउंड को भी कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट कर सकते हैं। तो यदि आपको साउंड को इनपुट करना है, ऑडियो को इनपुट करना है, तो हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऑडियो यदि इनपुट करना है तो उसके लिए हम इस तरीके से माइक्रोफोन का यूज करेंगे। तो जो भी आप बोलोगे वो कंप्यूटर सिस्टम में कैसे डिजिटली ट्रांसफर होगा, देन कंप्यूटर सिस्टम उसे प्रोसेस कर सकता है। ट्रैक बॉल माउस जैसा ही होता है बेसिकली। इस ट्रैक बॉल को आपने लैपटॉप में भी देखा होगा, इनबिल्ट होता है, जैसे थंब से आप स्क्रॉल करते हो और कर्सर इसके थ्रू स्क्रीन पर क्या होता है, मूव होता है। तो यदि इनपुट डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इन सारे इनपुट डिवाइसेस को लिखकर आना है। जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें एक्सप्लेन करके आना है। और बेसिकली ये सारे इनपुट डिवाइसेस हम जनरली यूज करते हैं तो आप इजीली इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आती है बात सीपीयू की। तो अभी जो ब्लॉक डायग्राम में हमने इनपुट डिवाइस देखा, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज द मेन पार्ट। क्या है ये, मेन पार्ट है कंप्यूटर का। किसके लिए यूज होता है, बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए। यदि सीपीयू नहीं होगा तो आप जो भी इनपुट करो वो प्रोसेस ही नहीं होगा, है ना। तो सीपीयू का होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। इसमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं जो हर एक काम के लिए होती है, लेकिन इन सबको एक साथ वर्क करना पड़ता है, एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करना पड़ता है ताकि आप डिजायर्ड आउटपुट को गेन कर सको।
So it is the electronic circuitry of computer that carries out the actual computer system processing. देखो एक्चुअल जो कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग होती है उसके लिए हम सीपीयू का यूज करते हैं. ओके, इट इज यूजुअली रिफर्ड टू एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जैसे ह्यूमन बॉडीज में हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के साथ ही आप वर्क करते हो, मतलब ब्रेन जो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा वैसे आपकी बॉडी मूव करेगी, वैसे आपकी बॉडी डायरेक्ट होगी. ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे सीपीयू को हम ब्रेन बोलेंगे. ठीक है, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग का वर्क परफॉर्म करता है. इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर. इसे हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं. अब यदि एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आता है या फिलअप्स में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिखकर आना, कंफ्यूज मत होना. सीपीयू का फुल फॉर्म याद कर लेना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी लिखकर आते हैं एग्जाम में. फाइन, मैंने बहुत सी ऐसी कॉपीज चेक की है जहां पे सीपीयू का फुल फॉर्म बच्चे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग होगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके. तो एएलयू, सीयू, सीपीयू, रैम, रोम जो आगे हम पढ़ने वाले हैं इन सभी के फुल फॉर्म्स अच्छे से कर लीजिएगा. ओके, नाउ physically a CPU can be placed on one or more microchips called integrated circuit. अब देखा जाए तो ये सीपीयू बनता किससे है, प्रोसेसर होता क्या है? प्रोसेसर एक्चुअली क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी भी कहते हैं. मतलब यहाँ पे माइक्रोचिप्स लगी होती है, बहुत सारी थाउजेंड्स में माइक्रोचिप्स होती है एक प्रोसेसर के ऊपर, जिसके थ्रू डेटा प्रोसेस होता है. ठीक है, सो दिस आईसीज कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. अब ये आईसीज जो होती हैं ये किससे मिलकर बनती है, जिस मटेरियल से मिलकर बनती है वो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो यहाँ पे हमने सीपीयू के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सीपीयू को प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, है ना. इट इज ऑल्सो अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा कि इसे हम इसमें जो प्रोसेसर होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, जो कि माइक्रो चिप्स से, स्मॉल माइक्रो चिप्स से मिलकर बनता है. ओके, अब यदि डायग्राम देखा जाएगा तो इस तरीके का सीपीयू जो आपको कैबिनेट दिखता है उसको नहीं बोलते हैं, एक्चुअली इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, इस तरीके का, उसमें ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये प्रोसेसर होता है. कोर 2 डियो का इंटेल प्रोसेसर आपने देखा होगा. ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पे देखो आपको ये जो मेन प्रोसेसर है, यहाँ पे चिप्स लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स थाउजेंड्स में. ठीक है, और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली वर्किंग यही करता है. क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये सब क्या है, ये सॉकेट कहलाते हैं, जहाँ पे आप अपने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हो. पोर्ट्स होते हैं बेसिकली. क्लियर? और जब आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा है तो हीट अप ना हो ज्यादा, उसके लिए फैन यूज होता है. अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या देखा, सेकेंडरी डिवाइस, प्राइमरी डिवाइस देखा ना, मेमोरी डिवाइसेस. तो रैम और रोम मेमोरी भी यहीं पर लगती है. ठीक है, ये स्पेस होती है यहाँ पर मेमोरी में, मेमोरी को फिट करने की. ओके, अब कभी आप कंप्यूटर सिस्टम को यदि खोल के देखोगे तो इस तरीके का मदरबोर्ड आपको दिखेगा, जहाँ पे बहुत सारी चीजें लगी होती है, सेल लगा होता है, बैटरी लगी होती है. फाइन, छोटी से स्मॉल से सीमोस बैटरी जिसे कहते हैं वो लगी होती है, फैन लगता है, और बहुत सारे डिवाइसेस, छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं जिनका यूज करके कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम करता है, जिसमें बेसिक जो है, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है सीपीयू. ओके, आगे बढ़ते हैं कि सीपीयू किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनाए. तो मेन जो 3 कंपोनेंट हैं सीपीयू के, जो हम अभी भी डिस्कस कर चुके थे ब्लॉक डायग्राम में, वो है रजिस्टर, एएलयू एंड सीयू. तो रजिस्टर को यदि हम बोलें तो मेमोरी की तरह भी इसको आप ट्रीट कर सकते हो कि रजिस्टर्स क्या करते हैं, फास्ट डेटा को एक्सेस करते हैं, स्टोर करते हैं, जहां से एएलयू जो है डेटा को एक्सेप्ट करता है. मतलब एएलयू के पास डेटा आ रहा है, ठीक है, तो वो प्राइमरी मेमोरी के पास से आ रहा है. प्राइमरी मेमोरी हम बोल सकते हैं रजिस्टर से स्मॉल स्मॉल मेमोरीज होती हैं जिसमें डेटा फास्टली आप एक्सेस कर सकते हो. तो रजिस्टर क्या हो गए, मेमोरी की तरह ही होते हैं, स्मॉल होते हैं, जिसमें डेटा आप फास्ट एक्सेस कर सकते हो. कौन एक्सेस करेगा, एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए. सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल करती है ओवरऑल वर्किंग को, सारे डिवाइसेस को. ओके, सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ब्लॉक डायग्राम में भी. तो सीपीयू किससे मिलकर बना है, 3 मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ है. जो माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली जो प्रोसेसिंग करता है वो एएलयू, सीयू और रजिस्टर का यूज करके. ओके, नाउ आउटपुट डिवाइसेस. अभी हमने इनपुट डिवाइस देखा, प्रोसेसिंग डिवाइस देखा सीपीयू. अब बारी आती है आउटपुट डिवाइस की. तो आउटपुट डिवाइस क्या हुआ, जिसके थ्रू आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट है वो आप गेन करते हो. राइट, सो द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. वो डिवाइस जिसके थ्रू आप डेटा को रिसीव कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम से, है ना, मतलब आप मॉनिटर पे, प्रिंटर पे जो भी आप रिसीव कर रहे हो, कोई टेक्स्ट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, कोई ऑडियो साउंड, है ना, कोई वीडियो, तो वो सब जो भी आप रिसीव कर रहे हो वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है. तो कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो आपको आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, वो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर एंड प्रिंटर. अब आउटपुट भी कैसे जनरेट होता है, आपको ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल डेटा, इमेज दिखती है, लेकिन ये आउटपुट जनरेट भी कैसे होता है, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ही जनरेट होता है ना. आउटपुट डिवाइस क्या कन्वर्ट करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है.
मतलब सीपीयू तो प्रोसेस कर रहा है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को, लेकिन आउटपुट डिवाइस के पास जब वो इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन डिजिटली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आती है, ठीक है। तभी तो आपको मॉनिटर कीबोर्ड पे क्या, मॉनिटर और प्रिंटर पे कैसा आउटपुट दिखता है जो आप समझते हो, है ना, टेक्सचुअल फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। ओके, नाउ आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी हमने देखा मॉनिटर, प्रिंटर, है ना, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे देखो मॉनिटर जो है वो क्या हो गया आपका, सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करने वाला आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, जिसपे क्या होता है आपको सॉफ्ट कॉपी दिखती है, जो भी आप एंटर करोगे वो आपको मॉनिटर पे विजिबल होगा, है ना। अब मॉनिटर भी अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे मैंने बताया एलईडी एलसीडी मॉनिटर्स आते हैं, आजकल तो मॉनिटर्स भी क्या आते हैं, टच स्क्रीन मॉनिटर्स भी आते हैं, जिसपे आप इनपुट भी कर सकते हो, आउटपुट भी देख सकते हो टच करके। जैसे एटीएम मशीन आपने देखी है, एटीएम मशीन पे आप टच करते हो तो क्या होता है, आप पिन कोड लिखते हो या जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उस पर क्लिक टच करते हो तो इन्फॉर्मेशन आपकी एंटर होती जाती है, और उसी सेम स्क्रीन पे आपको क्या दिखता है, आउटपुट भी दिखता है, राइट। तो उसी तरीके से मॉनिटर को हम अब एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, इनपुट की तरह भी आउटपुट की तरह भी। लेकिन बेसिकली यदि देखा जाए स्पेसिफिकली मॉनिटर के नाम से यदि आता है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो मॉनिटर आपको आउटपुट डिवाइस ही लिखकर आना है कि आउटपुट डिवाइस यदि एक्सप्लेन करने को आता है, राइट शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट हार्ड कॉपी आपको प्रोड्यूस करता है ना, हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और ये कौन सा प्रोड्यूस करता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है, फाइन। अब मॉनिटर में जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है ना, प्रिंटर तक जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये जितने भी आउटपुट डिवाइस है यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो डिजिटली आ रही है, ठीक है, डिजिटली आ रही है और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है। नाउ स्पीकर के थ्रू आपको कैसा आउटपुट मिलता है, स्पीकर के थ्रू आपको आउटपुट मिलता है वॉइस के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, ठीक है। जो भी सॉन्ग आप प्ले करते हो वो आपको स्पीकर के थ्रू ही मिलता है, राइट। तो साउंड आउटपुट यदि आपको चाहिए तो हम स्पीकर आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। हेडफोन के थ्रू देखो, हेडफोन भी दोनों तरीके से आजकल यूज हो रहे हैं। हेडफोन में इनबिल्ट क्या आता है, माइक्रोफोन भी लगा हुआ आता है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वॉइस को इनपुट कर सकते हो, और हेडफोन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, साउंड आउटपुट एक्सेप्ट करते हो। नाउ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के थ्रू भी आपको क्या शो होता है, एक लार्ज स्क्रीन पे जो भी डेटा है वो विजिबल होता है। तो यदि मॉनिटर का लार्ज पार्ट देखें या मॉनिटर का हम इनहांस्ड पार्ट की बात करते हैं, है ना, तो एक बड़ा डिवाइस होता है प्रोजेक्टर, जिसके थ्रू आपको सारी चीजें बड़े पर्दे पे विजिबल होती हैं, राइट। अब प्रोजेक्टर नॉर्मली सभी के स्कूल में होंगे, ये जो हम डिस्प्ले चेक कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, एक प्रोजेक्टर के थ्रू ही तो हमें सारी चीजें शो हो रही है। स्मार्ट बोर्ड वगैरह ये सब क्या है, ये सब आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। देखो यहाँ पे मैं जो भी टच कर रही हूँ वो इनपुट प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट, और जो आपको स्लाइड शो हो रही है ये एक आउटपुट के फॉर्म में शो हो रही है, क्लियर। तो ये चीज समझ में आई अच्छे से। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर जो यूज कर रहे हो आप आजकल, स्मार्टफोन्स वगैरह यूज कर रहे हो, ये कैसे बने, है ना, कैसे आज हम इस टाइम पर है कि हम स्मार्टफोन्स को यूज कर पा रहे हैं, हमारा जो वर्क है वो इतना ईजी हो चुका है। तो उसके लिए हम ये जान लेते हैं कि कैसे कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई। ओके, सो 500 BC मतलब कि 3000 ईयर्स एगो, 3000 ईयर्स एगो क्या था, एक डिवाइस को डेवलप किया गया था, कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसका नाम था एबेकस। एबेकस का काम था कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर का बेसिक वर्क क्या है, कैलकुलेशन का था, ठीक है, उस टाइम से ही। तो कंप्यूटर बेस्ड किस पर है, किस वर्ड पर है, कंप्यूट वर्ड पर बेस्ड है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली कैलकुलेशन, है ना। इस कंप्यूट वर्ड से ही कंप्यूटर को बनाया गया, ठीक है, उसका नाम रखा गया। सो कैलकुलेशन इज द बेसिक पर्पस ऑफ कंप्यूटर। सो 3000 ईयर्स एगो चाइना में मेसोपोटामियंस ने एबेकस नाम का डिवाइस डिजाइन किया था, बनाया था, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस था। कौन सा डिवाइस था, एक मैकेनिकल डिवाइस था। ओके, अब ये डिवाइस क्यों यूज किया जाता था, ये डिवाइस का यूज था बेसिकली बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, राइट। तो यही बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए अबेकस को डिजाइन किया गया। अब यदि एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है तो क्या लिख कर आने वाले हो, अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये है इसका फुल फॉर्म, अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन होते हैं, जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, वो किसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, ये जो आपको बीट्स दिख रही है ना, इन बीट्स के थ्रू। तो एबेकस बेसिकली जो ओल्डर हम बात करें एबेकस की, ठीक है, 500 BC के टाइम पे इस तरीके का डिवाइस डेवलप किया गया था, जिसमें दो पार्ट थे। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं हेवन, और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है अर्थ, जिसमें कुछ बीट्स होती हैं जिनका यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं।
ठीक है। आजकल तो आपने देखा होगा फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली अबेकस क्लासेस लगाई जाती है ताकि वो कैलकुलेशंस इजीली कर सकें। और अबेकस भी आजकल टेक्नोलॉजी के साथ साथ देखा जाए तो अलग अलग टाइप से मिलने लगे हैं, है ना। यदि आप लेटेस्ट अबेकस की बात करते हो तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, 1 कैलकुलेशन के लिए, 10 के लिए और 100 कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो यदि अबेकस के बारे में एग्जाम में आता है तो आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो। किसने डेवलप किया, तो चाइना में डेवलप किया गया था, मेसोपोटामियंस ने सबसे पहले इसका यूज किया था कैलकुलेशन के लिए। कैसा डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है। क्यों यूज किया जाता था, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता था। तो दिस आर 5 पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लिखकर आ सकते हो एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए तो। ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। 1614 में, कब, 1614 में एक नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया जिसका नाम था नेपियर बोन्स। फ्रेंच मैथमेटिशियन, ये आपको दिख रहे हैं, फ्रेंच मैथमेटिशियन, इनका नाम है जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड में रहते थे। इन्होंने क्या बनाया, एक नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया जिसका नाम था नेपियर बोन्स। जो डिवाइस कैसा दिखता था, इस तरीके से। ओके, अब ये क्यों बनाया गया, इसको स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसमें एक बोर्ड होता था, उस बोर्ड में लगी होती थी मूविंग रॉड्स। ओके, सो नेपियर बोन्स नाम का जो डिवाइस था जिसमें क्या होता था, बोर्ड, ये आपको दिख रहा है एक बोर्ड है और यहाँ पे लगी हुई है ये मूविंग रॉड्स जिसको आप इन पर्टिकुलर हैंडल्स का यूज करके मूव कर सकते थे। और इन रॉड्स पे लिखे होते थे नंबर्स। यहाँ पे क्या लिखे हैं, नंबर्स लिखे होते थे 1 to 9, ठीक है। तो इन नंबर्स का यूज करके यहाँ पे आप कैलकुलेशंस इजीली कर सकते थे। अब देखो अबेकस में और इसमें क्या है, यही बेसिक डिफरेंस है कि अबेकस में बीड्स होती थी कैलकुलेशन करने के लिए, यहाँ पे मूविंग रॉड्स होती हैं जिन पे नंबर्स लिखे होते हैं। फाइन, अबेकस स्मॉल कैलकुलेशंस के लिए बेसिकली यूज किया जाता था, लेकिन नेपियर बोन्स का यूज करके आप लार्ज कैलकुलेशन कर सकते थे, जैसे प्रोडक्ट्स एंड डिवीजन क्वेश्चंस वगैरह जनरेट करना है तो क्लियर हुआ ये अच्छे से कि 1614 में नेपियर बोन्स ने, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स नाम का एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जिसमें क्या होता था, आप लार्ज कैलकुलेशन कर सकते थे मूविंग रॉड्स का यूज करके जिसपे नंबर्स होते थे। नाउ नेक्स्ट इज 1642। 1642 में क्या हुआ, 1642 में एक नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया जिसका नाम था पास्कलाइन, जिसे अगेन एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने बनाया था जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। ओके, क्या नाम था इनका, ब्लेज पास्कल। ये भी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये पास्कलाइन मशीन को डिजाइन किया था, पास्कलाइन मशीन। ओके, अब इसमें क्या डिफरेंस था, तो हम यदि देखें तो यहाँ पर कुछ गियर्स आपको दिख रहे हैं, कुछ व्हील्स दिख रहे हैं जिनमें गियर्स लगे होते थे। ये व्हील्स को रोटेट किया जाता था और यहाँ पे जो ऊपर नंबर्स हैं उनके थ्रू कैलकुलेशन किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पास्कलाइन मशीन में और बाकी जो हमने अभी मशीन देखी एबेकस और नेपियर बोन्स में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आप रिपीटेड कैलकुलेशन कर सकते थे पास्कलाइन मशीन का यूज करके। रिपीटेड कैलकुलेशंस मतलब कि सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 3 into 5 का, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होता था वो इस तरीके से होता था कि एक डिजिट को यदि आप 5 टाइम्स ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम रिपीटेशन अलाउ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेशन है वो इस मशीन में आप कर सकते थे लार्ज कैलकुलेशंस के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ में यहाँ पे कैलकुलेशन होते थे। बेसिकली इसका यूज किया जाता था किसके लिए, अकाउंटिंग पर्पस में। ओके, तो अकाउंटिंग पर्पस में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन का यूज किया था। ओके, नाउ बात करते हैं अब हम 1834। तो 1834 में नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो आज जिस कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हो, स्मार्टफोन पे वर्क कर रहे हो, है ना, जो भी स्मार्ट डिवाइसेस है जिन पे आप वर्क कर रहे हो, वो बेसिकली किस डिवाइस पर बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एनालिटिकल इंजन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके, ये एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था, जिसे हम फादर्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, दैट इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने, जो कि एक ब्रिटिशियन थे, इन्होंने एनालिटिकल इंजन नाम का एक मशीन बनाया था। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस ही था, बेसिकली इसे हम मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उन्होंने एनालिटिकल इंजन नाम की एक मशीन बनाई जो कि एक मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाने लगा। ये बेस्ड था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये बेस्ड है 3 ऑपरेशंस पर, दैट इज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखा कंप्यूटर का कि कंप्यूटर में आप इनपुट करते हो, डेटा प्रोसेस होता है, स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, आउटपुट मिलता है, वो कॉन्सेप्ट कहां से आया, वो कॉन्सेप्ट 1834 में चार्ल्स बेबेज ने अपनी मशीन एनालिटिकल इंजन के थ्रू ही डेवलप किया था, जिसमें इस मशीन में आप क्या कर सकते थे, डेटा को इनपुट करते हैं। ये व्हील आपको जो दिख रहा है ना, यहां से हम डेटा को इनपुट करते थे। ये हॉरिजॉन्टल जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ओके, इन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। इन रजिस्टर्स में, ये जो फर्स्ट रजिस्टर है, यहां से डेटा को आप इनपुट करते थे, इन रजिस्टर्स में डेटा स्टोर
स्टोर होता था और ये जो लास्ट वाला रजिस्टर है यहाँ से आउटपुट जनरेट होता था और इस आउटपुट को आप प्रिंट भी कर सकते थे। तो यहाँ पे पेपर पे प्रिंटिंग होती थी, समझ में आया? मतलब जो प्रिंटर का काम होता है ना, अभी आपने देखा हार्ड कॉपी में जो प्रिंटिंग मिलती है आपको, वो प्रिंट यहाँ पे पेज पे प्रिंट आउट भी निकल सकता था। ओके सो आपको अच्छे से समझ में आया कि चार्ल्स बेबेज ने 1834 में एनालिटिकल इंजन बनाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है हमेशा एमसीक्यूज में, फिलिप्स में, आपसे जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें भी आपको ये पॉइंट आ सकता है, राइट? तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया, जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। ओके आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड है इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज पे, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज है ना, यदि हम बात करें वॉशिंग मशीन की, जो डिजिटल डिवाइसेज है, माइक्रोवेव ओवन वगैरह जितने भी डिवाइसेज हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ना, कुछ आप इनपुट करते हो देन वो प्रोसेस होता है, देन आपको आउटपुट मिलता है, राइट? तो वो कॉन्सेप्ट कहां से आया? 1834 से चार्ल्स बेबेज ने अपनी मशीन के थ्रू निकाला था। फाइन। 1890 में नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस आया जिसे कहते हैं हम सेंसस टैबुलेटर। क्या बोलते हैं? सेंसस टैबुलेटर। ये भी एक मैकेनिकल टैबुलेटिंग मशीन इन्होंने डेवलप किया था। सेंसस टैबुलेटर क्या है? एक मैकेनिकल टैबुलेटिंग मशीन है, ओके, जिसमें आप सेंसस डेटा को टैबुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई, टैबुलेटिंग मशीन जो आपको ये दिख रही है यहाँ पर, ये जो मशीन है इस पे कैसे वर्क किया जाता था, ये टोटली डिफरेंट है अबेकस से, और जो एनालिटिकल इंजन है कॉन्सेप्ट वही यूज किया है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग का, बट यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं, जैसे वहाँ रजिस्टर्स यूज हुए थे, यहाँ पे यूज हुए हैं पंच कार्ड्स। कौन से कार्ड? पंच्ड कार्ड्स, ठीक है? अब ये पंच कार्ड्स कैसे होते हैं? अब इस टाइम पे तो ना आप थे ना हम थे, तो हम इसको समझ सकते हैं कैसे। जो आपका आधार कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, कैसे दिखता है वो, है ना, कितना बड़ा साइज का दिखता है, उसी साइज में पंच कार्ड्स होते थे जिसमें कुछ होल्स होते थे। उन पंच कार्ड को इस मशीन में, ये जो टैबुलेटिंग मशीन है इसमें एंटर किया जाता था। इस पर्टिकुलर बोर्ड पर वो पंच कार्ड शफल किए जाते थे और कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाता था, ठीक है? यहाँ पे आपको आउटपुट भी जनरेट होता था। प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती थी? डेटा कैसे आप इनपुट करते थे? पंच कार्ड के थ्रू इनपुट किया जाता था। ओके इस मशीन को किसने डेवलप किया? हरमन होलरिथ ने। हरमन होलरिथ ने जिन्होंने इस मशीन को डेवलप किया था। ओके सो ये कौन सी मशीन हुई? 1890 में सेंसस टैबुलेटर, जो क्या कैलकुलेट करता था? पंच कार्ड के थ्रू जो इनपुट कर रहे हो आप नंबर्स को, जो भी डेटा आप इनपुट कर रहे हो वो प्रोसेस होता था, है ना, और प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलता था, जो कि हरमन होलरिथ ने 1890 में डेवलप किया था। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम 1937। तो 18s के बाद 19s में 1937 में एक कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया जिसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। तो यदि जो कंप्यूटर की हम बात करें कि जर्नी की शुरुआत कहां से हुई, तो कंप्यूटर की जो शुरुआत है, एक्चुअल जो कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हो, वो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी ट्यूरिंग मशीन से। ट्यूरिंग मशीन डेवलप की थी एलन ट्यूरिंग ने। ओके ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं ये एलन ट्यूरिंग है, ठीक है? एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था? ट्यूरिंग मशीन को डेवलप किया था, जो कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन थी। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन कौन सी थी? ट्यूरिंग मशीन, जैसे एलन ट्यूरिंग ने 1937 में डेवलप किया। ओके अब यहाँ पे कैसे वर्क किया जाता था? यहाँ पे वर्क करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते थे, क्योंकि प्रोग्राम्स कैसे बनाते हो आप? प्रोग्राम्स एल्गोरिथम पर बेस्ड होते हैं। एल्गोरिथम क्या होती है? जो भी आप प्रोग्राम बनाने वाले, जो कंप्यूटर से वर्क करवाने वाले हो, जो कैलकुलेशंस करवाने वाले हो, जो प्रोग्राम आप बनाने वाले हो, वो बेस्ड होते हैं एल्गोरिथम पर। एल्गोरिथम में स्टेप्स बाय स्टेप आप वर्क करते हो, मतलब पहले आप डिजाइन करते हो प्रोग्राम को, एक सीक्वेंस में स्टेप्स को लिखते हो और फिर उसे प्रोग्राम करते हो। कहां पर? प्रोग्रामेबल मशीन में। तो एल्गोरिथम समझ में आया? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम आप देने वाले कंप्यूटर सिस्टम में, वो सीक्वेंस एल्गोरिथम कहलाता है। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के पहले हम उसकी एल्गोरिथम प्रिपेयर करते हैं। एल्गोरिथम प्रिपेयर करने के बाद में आप मशीन में उसको प्रोग्राम के फॉर्म में एंटर करते हो। तो ट्यूरिंग मशीन पहली प्रोग्रामेबल मशीन थी जिसमें आप प्रोग्राम के फॉर्मेट में इनपुट करते थे डेटा को। अब यहाँ पे इनपुट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता था वो पंच कार्ड ही यूज होते थे। ओके तो यदि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो पहला जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करने वाले एलन ट्यूरिंग ही थे, जिन्होंने पहला जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बनाया था, पहला प्रोग्राम बनाया था। फाइन, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। तो यहाँ पे खत्म हुआ इवोल्यूशन हमने देखा, एबेकस, नेपियर बोन्स, पास्कलाइन मशीन, देन चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, देन आफ्टर दैट ट्यूरिंग मशीन आई। तो ये पूरी हिस्ट्री थी किसकी? कंप्यूटर की, जो अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एग्जाम में यदि आता है तो आपको ये 5 जो पॉइंट्स मैंने हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटिंग डिवाइस के लिखे हैं ये अच्छे से याद कर लेने हैं। ओके ताकि इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इजिली आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज जनरेशंस एंड फ्यूचर कंप्यूटर्स। अभी तक हमने देखा कि एलन ट्यूरिंग ने फर्स्ट क्या बनाई?
ट्यूरिंग मशीन बनाई जो कि ऑटोमेटिक मशीन थी, पहली ऑटोमेटिक मशीन जिसमें कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक होते थे, पंच कार्ड का यूज करके आप डेटा को एंटर करते थे, ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग ने पहली ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिजाइन किया था जिसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। उसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हुई। हिस्ट्री हमने डिस्कस कर लिया जिसमें फर्दर हमने कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। अब जनरेशन यदि एग्जाम में आता है तो फ्यूचर जनरेशन कैसे आई, आज आप इस कंप्यूटर तक कैसे पहुंचे, है ना, कौन कौन सी जनरेशंस थी। तो टोटल 5 जनरेशंस हैं जिसके बारे में आपको एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। इन 5 जनरेशंस में हम इस कंप्यूटर पे वर्क कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं, इंटरनेट जैसी फैसिलिटी को आप यूज कर पा रहे हो, आप टोटली डिपेंड हो चुके हो स्मार्टफोन्स पे, कंप्यूटर्स पे। ओके, सो पहली जो सबसे पहली जनरेशन थी वो थी फर्स्ट जनरेशन, जो कि ईयर जिसका था 1940 से 1956। मतलब फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो कब तक यूज किए गए, 1937 के बाद से 1940 से 1956 तक। ओके, 1937 में ट्यूरिंग मशीन आई थी, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, ईयर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह में फिलअप्स में पूछ सकते हैं। अब इस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए, तो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए वो थे एनिएक, एडवेक, एडसेक एंड यूनिवेक। अब ये जो नाम सुन के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कंप्यूटर्स के नाम हैं जो फर्स्ट जनरेशन में डिजाइन किए गए थे, जो कि अप्रॉक्स रूम के बराबर होते थे, मतलब रूम में इतने लार्ज साइज में फिट होते थे ये कंप्यूटर्स। अगर एनईएक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक की बात करोगे आप तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इनके फुल फॉर्म्स आपको याद कर लेने हैं, फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स डिजाइन किए गए थे, तो आपको इनके नाम याद करने हैं। क्लियर। अब इन कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था, ऐसे क्या खासियत थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की। इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। किसका, वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब कैसे दिखते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जो कि लार्ज इन साइज होते थे। ओके, तो ये वैक्यूम ट्यूब के थ्रू ही हम क्या करते थे, कंप्यूटेशन करते थे, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। अब कैलकुलेशन तो अबेकस वगैरह में भी किया जाता था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर जो कैलकुलेशन होते थे वो मिली सेकेंड्स में होते थे इस वैक्यूम ट्यूब का यूज करके, मिली सेकेंड्स में। लेकिन जो जनरेशन अभी हमने देखी, जैसे अबेकस डिवाइस देखा, पास्कल लाइन डिवाइस देखा, उसमें जो कैलकुलेशन थे वो लॉट ऑफ टाइम में होते थे, क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस थे, आपको नंबर एंटर करना है, व्हील रोटेट करना है, रॉड्स पे नंबर दिख रहे हैं, राइट। तो वहां पर लॉट ऑफ टाइम लगता था, इसलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम जो है इस तरीके से हैं और इनमें मिली सेकेंड्स में वैक्यूम ट्यूब का यूज करके कैलकुलेशंस किए जाते थे। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब होते थे वो बहुत ही बिग और क्लमजी कंप्यूटर्स होते थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। जैसा मैंने बताया कि एक रूम के बराबर, है ना, कंप्यूटर्स होते थे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फेलियर के चांसेस ज्यादा होते थे, लॉट ऑफ हीट जनरेट होती थी, इट रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो कंप्यूटर्स होते थे फर्स्ट जनरेशन में, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, इनमें एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा डिवाइस होता था, जैसे पावर प्लांट होते हैं ना, उस तरीके से पावर सप्लाई की जाती थी। क्लियर। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता था वो कैसे स्टोर किया जाता था, मैग्नेटिक टेप का यूज करके। एक डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस, जिसका नाम है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का यूज करके यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता था। मैग्नेटिक टेप कैसे दिखती है, जैसे पहले आपने कैसेट्स सुना होगा जिसमें कुछ रील्स होती हैं, रील मूव करती हैं और डेटा सेव होता जाता था, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक टेप एक रेक्टेंगुलर टेप होती थी जिसमें रील्स में डेटा को स्टोर करते थे। ये एक ओल्ड स्टोरेज डिवाइस है जो इस जनरेशन में यूज किया जाता था, लेकिन डेटा को इनपुट करने के लिए वही टेक्नोलॉजी यूज करते थे जो एलन ट्यूरिंग ने यूज की थी, पंच कार्ड्स। किसमें, ट्यूरिंग मशीन में। ओके, तो इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज किए जाते थे, लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। अब ये जो सिस्टम्स थे, एनिएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, ये कौन सी लैंग्वेज समझते थे, तो ये जो लैंग्वेज समझते थे वो थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब कि जैसे मैंने बताया कि जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो जो कंप्यूटर सिस्टम तक जाता है इनपुट के फॉर्म में और प्रोसेस होता है, वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी डिजिटल फॉर्म में, है ना, बाइनरी फॉर्म या फिर डिजिटल सिग्नल्स। तो वो किस फॉर्मेट में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। तो जब आप जो भी प्रोग्राम इसमें करते थे इन सिस्टम्स में, वो प्रोग्राम होते थे मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो 0 और 1 के फॉर्म में जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे उसी को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कि बहुत डिफिकल्ट थी याद करना भी। ओके, मतलब यदि आपने कोई नंबर लिखा 4 या 5 या कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, तो उस कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पर उसका बाइनरी नंबर याद करना पड़ता था। उसका 0-1 के फॉर्मेट में जो नंबर होगा ना 8 बिट्स का, वो याद करना होता था, तभी आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते थे। ओके, अब ये कैसे दिखते थे, इस तरीके की मशीन्स थी, देखो इतनी बड़ी बड़ी साइज में ये कैलकुलेशंस करते थे इन मशीन में। तो एनिएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक कुछ इस तरीके की मशीन्स थी।
ओके, नाउ नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, जो कि 1956 से 1963 तक चले। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ये उनका ईयर है, ड्यूरेशन है। नाउ इसमें कौन से कंप्यूटिंग डिवाइसेस आए? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है उसने कंप्यूटर डिजाइन किया था, IBM 1400 जो कि सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, देन 7000 सीरीज एंड कंट्रोल डेटा 3600। ओके, ये आपको नाम जस्ट याद कर लेने की सेकंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटिंग डिवाइसेस आए थे। क्लियर? इसमें जो यूज किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते थे। अब वैक्यूम ट्यूब लार्ज इन साइज होती थी, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती थी उसमें, ठीक है, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक फेलियर भी जनरेट होती थी। तो इसको रिप्लेस किया गया, इस डिसएडवांटेज को कम किया गया सेकेंड जनरेशन में। इन कंप्यूटर्स में IBM सीरीज कंट्रोल डेटा में यूज किया गया ट्रांजिस्टर्स को। तो ट्रांजिस्टर्स कैसे दिखते हैं? कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, क्योंकि आजकल भी कंप्यूटर्स में जो होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। आजकल तो IC चिप्स वगैरह आ गई हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो क्या थे? स्मॉल इन साइज थे वैक्यूम ट्यूब से। वैक्यूम ट्यूब बहुत लार्ज इन साइज होते थे और ट्रांजिस्टर्स उससे स्मॉल इन साइज होते थे। तो स्मॉल साइज होने के कारण ये कम हीट प्रोड्यूस करते थे, है ना, स्मॉलर इन साइज, अ लेजर हीट। लोअर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लगता था, वैक्यूम ट्यूब में ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती थी। ओके, इट रिक्वायर एयर कंडीशनिंग, यहाँ भी हीट जनरेट होती थी, कम होती थी, लेकिन एयर कंडीशनिंग की रिक्वायर्ड यहाँ भी थी। नाउ मशीन लैंग्वेज सिस्टम भी समझते थे, और साथ ही एक नई लैंग्वेज यहाँ से इन्वेंट हुई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। तो 1956 से 1963 में जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते थे इस जनरेशन में, उसमें मशीन लैंग्वेज एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम करने के लिए। अब असेंबली लैंग्वेज क्या हुई? असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो 01 में तो कोड कर सकते हो आप, प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो इंटरनल प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, जैसे रजिस्टर्स होते हैं, तो उनका एक नाम अलॉट होता है जो आपको डेटा को स्टोर करने में या कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे रजिस्टर्स हुए तो 5 रजिस्टर्स यूज हो रहे, तो रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ निमोनिक्स के फॉर्म में, कुछ सिंबल्स के फॉर्म में कोड करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ओके, एट लास्ट वो मशीन प्रोसेस करती है बाइनरी फॉर्म में। अब इसमें जो लैंग्वेजेस डेवलप हुई, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, वो फॉर्ट्रन थी, कोबोल थी, अल्गोल थी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, जो किसके लिए यूज की गई? प्रोग्रामिंग के लिए। बिजनेस में जो प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर्स का यूज होता है लार्ज पर्पस से, अकाउंटिंग पर्पस से यूज होता है, जो कमर्शियल पर्पस से यूज किए जाते थे कंप्यूटर्स, वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे जिनमें इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था। यहाँ भी इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का यूज होता था, और डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का ही यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से समझ में आई कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया। अब ये ट्रांजिस्टर से जो बने सिस्टम्स थे वो कुछ इस तरीके से शो होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो ईयर था वो था ड्यूरेशन 1964 से 1971। अब यहाँ पे क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई? तो वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर्स के बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज की गई, ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर्स भी लार्ज इन साइज होते थे, वैक्यूम ट्यूब से कम थे लेकिन लार्ज इन साइज थे, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, उसमें भी हीट जनरेट होती थी, है ना। तो इसको ओवरकम किया गया इस प्रॉब्लम को IC से, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट से। तो आज भी जो कंप्यूटर में प्रोसेसर्स होते हैं उनमें IC चिप लगी होती है जिसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। और इस थर्ड जनरेशन से ही ये जो IC चिप बनाई गई थी, वो जिस मटेरियल से बनाई गई थी वो था सेमीकंडक्टर। तो ये आपको जो दिख रही है ना, ये IC चिप्स हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जिनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये बनी होती हैं। सेमीकंडक्टर की खोज 1964-71 में ही हुई थी, ठीक है। तो आजकल जितनी भी मेमोरीज वगैरह जो होती है, रैम रोम वगैरह जो होती है, हार्ड डिस्क वगैरह, उसमें जो मटेरियल लगा होता है ना, मैग्नेटिक टेप वगैरह में, वो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनाई जाती है। सो IC चिप कैसे आई? थर्ड जनरेशन में आई। किसको रिप्लेस करके आई? ट्रांजिस्टर को। फाइन। अब कंप्यूटर्स यहाँ पे जो होते थे ना, वो लार्ज इन साइज नहीं होते थे, थोड़े स्मॉलर हो गए और ज्यादा फास्टर हो गए और मोर रिलायबल हो गए। तो देखो थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए वो स्मॉलर इन साइज आए, फास्टर हुए। फास्टर कैसे हुए? बाकी की जो दो जनरेशन हमने देखी, फर्स्ट और सेकंड, उसमें मिली सेकेंड्स में कैलकुलेशन होते थे। यहाँ पर जो कैलकुलेशन होता था उससे भी ज्यादा फास्ट, दैट इज माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आप लार्ज कैलकुलेशन यहाँ पे इन मशीन्स पे करवा सकते थे ऑटोमेटिकली। ओके, और ये जो मशीन्स थी ये रिलायबल थी, इन पे वर्क करना इजी था। लोअर पावर कंजप्शन थी। IC जो चिप्स हैं, IC जो सर्किट्स हैं, ये कम कंजप्शन करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि ट्रांजिस्टर और वैक्यूम जो ट्यूब थी उनमें ज्यादा कंजप्शन था। स्टोरेज अप टू 100 मेगाबाइट्स। अब देखो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप यूज हुई, यहां पर मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी थी। कौन सी? मैग्नेटिक डिस्क।
लेकिन इनपुट डिवाइस पंच कार्ड ही था इस जनरेशन में भी पंच कार्ड का ही यूज किया जाता था डेटा को इनपुट करने के लिए। लेकिन मैग्नेटिक डिस्क क्या था, यहाँ पर नया स्टोरेज डिवाइस आया था जो कि 100 मेगाबाइट तक डेटा को स्टोर कर सकता था। अब यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग होती थी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के फॉर्म में प्रोग्रामिंग की जाती थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस मतलब इन इंटीग्रेटेड सर्किट में जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जो प्रोसेसर प्रोग्राम करता है, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। यहाँ पर जो कोड आप लिखते थे वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते थे, मतलब आपको 0101 याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर अपनी इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में भी कोड लिख सकते थे जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होंगे। लेकिन मशीन में जाकर ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते थे प्रोसेसिंग के लिए। ओके, तो फॉर्ट्रन 4, पास्कल, बेसिक, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनकी शुरुआत हुई थी, जिनमें प्रोग्रामिंग हुई थी 1964 से 1971 में। और किन सिस्टम्स पे वर्क किया जाता था इनमें? IBM, ICL, CDC, ये सिस्टम्स के नाम है। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी, उसने 360 सीरीज नाम का कंप्यूटर निकाला था जो कि 3rd जनरेशन कंप्यूटर था, ICL एंड CDC। फाइन, अब ये कैसे दिखते थे? IC चिप्स, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया। नाउ इसके बाद ये कंप्यूटिंग डिवाइस का कुछ साइज लगभग स्मॉल हो चुका था एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब एंड ट्रांजिस्टर्स, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर पे। इसमें क्या चेंजेस आए, कैसे टेक्नोलॉजी आगे डेवलप हुई, कैसे जनरेशन में चेंजेस आए? तो 4th जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 1971 से एट प्रेजेंट हम बोल सकते हैं कि यूज कर रहे हैं। ओके, 4th जनरेशन कंप्यूटर जिसमें आप पेंटियम के पीसीस को, माइक्रो प्रोसेसर को, पावर पीसीस को, AMD, एप्पल के जो सिस्टम्स होते हैं, एप्पल मैकिंटोश के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, है ना, उनका हम यूज करते हैं। ओके, सो ये कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं 4th जनरेशन के। होप आप इनसे तो बहुत अच्छे से अवेयर हैं, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है सीपीयू के अंदर, जो प्रोसेसिंग का एक्चुअली काम करता है वो पेंटियम, इंटेल का होता है। ये जनरली आपने देखा हुआ इस तरीके से। यदि कभी आपने सीपीयू का जो कैबिनेट है वो खोल के देखा हुआ तो मदरबोर्ड पे आपको सेंटर में इस तरीके का इंटेल का 4th जनरेशन का या ड्यूअल कोर अभी चल रहा है वो आपको यहाँ पे शो होगा, जिसमें क्या होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट तो यूज होते हैं, लेकिन वो इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत लार्ज स्केल में यूज किए जाते थे। लार्ज एंड वेरी लार्ज स्केल में आईसीस को यूज किया जाता था, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, जो कुछ इस तरीके से शो होता है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना डॉट 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 डॉट, एक्चुअली ये क्या है? ये आईसी चिप्स हैं। मतलब थाउजेंड्स ऑफ आईसी चिप्स यहाँ पे यूज की जाती थी डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, सॉरी, डेटा को प्रोसेस करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ आईसी चिप्स का यूज किया जाता था। अब डेटा को स्टोर करने की यदि बात करें तो डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर भी आप मैग्नेटिक डिस्क का यूज कर सकते थे, आप यहाँ पे हार्ड डिस्क का भी यूज कर सकते थे। मतलब यहां से हार्ड डिस्क की शुरुआत हुई। हार्ड डिस्क आपको मिलती थी जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते थे अप टू टेराबाइट, है ना। 3rd जनरेशन में हमने मेगाबाइट तक देखा कि डेटा को मेगाबाइट तक मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क का भी यूज कर सकते थे, फ्लॉपी डिस्क का भी हम यहाँ पर यूज करते थे डेटा को स्टोर करने में, और जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बढ़ चुकी थी, टेराबाइट्स तक आप डेटा को स्टोर कर सकते थे। ओके, अब इसमें जो प्रोग्रामिंग करते थे हम इन सिस्टम्स में, वो प्रोग्रामिंग भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही की जाती थी, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी, डेटाबेस की एडा लैंग्वेज। ओके, डेटाबेस जो क्रिएट कर सकते थे वो आप 4th जनरेशन कंप्यूटर से, मतलब जो मोस्टली लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं आजकल, जावा, C++, है ना, PHP वगैरह, पाइथन लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इन सिस्टम्स पे आप कर सकते हो। फाइन, तो जो बेसिक लैंग्वेज इस टाइम से डेवलप की गई थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सी थी, डेटाबेस थी, डीबेस, एडा जो कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ऑगस्टा एडा ने डेवलप किया था। एक फर्स्ट प्रोग्राम उन्होंने इस लैंग्वेज में लिखा था, किसकी मशीन पर? चार्ल्स बेबेज की एनालिटिकल मशीन पर। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको 4th जनरेशन कंप्यूटर्स किस तरीके से प्रोसेसर आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर। इसमें थाउजेंड्स ऑफ आईसीस का यूज किया गया था, हीट ये भी जनरेट करते थे। नाउ किस तरीके से आपको कंप्यूटर शो होते थे? जो पहले आपको सीआरटी मॉनिटर्स शो होते थे ना, वो इसी 4th जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं, जो एलसीडी एलईडी मॉनिटर्स हैं, है ना, इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम जो आप आज देखते हैं, जिसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सारी चीजें आपको जो हार्डवेयर डिवाइसेस शो होते हैं वो 4th जनरेशन कंप्यूटर से आए। नाउ नेक्स्ट इज 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, है ना, मतलब आगे भी जो चलने वाली जनरेशन है, जो टेक्नोलॉजी के साथ हम जी रहे हैं ना, जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ती चली जा रही है, नई नई चीजें इन्वेंट हो रही है, डिजिटली आप हर चीज को एक्सेस कर पा रहे हो, तो वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की मदद से ही कर पा रहे हो। कंप्यूटिंग डिवाइसेस यहाँ पे जो यूज हुए वो है एआई डिवाइसेस एंड रोबोटिक डिवाइसेस। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है वो आप आर्टिफिशियली किसी मशीन में ट्रांसफर कर सकते हो, किसी मशीन को इतना अच्छा प्रोग्राम कर सकते हो कि वो ह्यूमन की तरह सोचे, ह्यूमन की तरह बिहेव करे। 5th जनरेशन कंप्यूटर ने इसको पॉसिबल किया, है ना, किसके थ्रू? रोबोटिक्स डिवाइसेस के थ्रू, एआई डिवाइसेस के थ्रू।
ठीक है। अब एआई का यूज तो आप अपने स्मार्टफोन में यूज करते हो, आपको कुछ सर्च करना है तो आप गूगल सर्च का यूज करते हो, वॉइस का यूज करते हो, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप यूज करते हो, गूगल मैप का यूज करते हो, क्लियर। नाउ पैरेलल प्रोसेसिंग यहां पर होती थी और सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जाता था सिस्टम में। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब अभी तक जो हमने देखी ना जनरेशंस, उनमें जो प्रोसेसिंग होती थी वो बैच प्रोसेसिंग होती थी। क्या होती थी? बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर में दे रहे हो वो एक बैच के फॉर्म में, एक बंच के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर की जाती थी। जब तक वो प्रोसेस नहीं होगी तब तक दूसरे प्रोग्राम प्रोसेस नहीं हो सकता था। लेकिन 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में पैरेलल प्रोसेसिंग आई, मतलब यहाँ पे आप एक साथ मल्टीपल वर्क कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप सिस्टम में सॉन्ग सुन सकते हो, प्रिंटिंग का वर्क कर सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हम मल्टीपल वर्क कर सकते हैं ना। तो सीपीयू जो यहाँ पे होते थे, जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते थे, वो पैरेलल प्रोसेसिंग करते थे, एक साथ मल्टीपल वर्क को, मल्टीपल टास्क को करते थे परफॉर्म, ठीक है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज किया गया यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर्स के थ्रू। यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी वो एडवांस लैंग्वेजेस आ गई थी, जैसे सी की एडवांस लैंग्वेज C++, जावा, .NET, PHP, पाइथन एक्सेट्रा, ठीक है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप आज यूज कर रहे हो, जिसमें हमने पाइथन पढ़ा था, ठीक है, वो सारी लैंग्वेजेस कौन सी है? 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में आप यूज कर सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। यहाँ पे मैंने जनरेशंस कंप्लीट किया है। अब यदि एग्जाम में आता है तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। इसको हम कंपैरेटिवली भी स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये देखो, ये 5th जनरेशन एआई और रोबोटिक्स के कुछ इमेजेस हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ जनरेशंस का एक कंपैरेटिव स्टडी। ये जो टेबुलर फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जनरेशंस को याद करने में, ठीक है। कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, कैसे डेटा प्रोसेस होता था, क्या इनपुट डिवाइसेस थे, क्या आउटपुट डिवाइसेस थे, कितने टाइम में कैलकुलेशन होता था, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, तो वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ जनरेशन फर्स्ट की बात करें तो उसका ईयर 1940 से 1956। जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस जनरेशन के वो क्या थे कि यहाँ जो सिस्टम थे बहुत स्लो थे, इसमें ज्यादा पावर की नीड होती थी, बहुत लार्ज साइज में होते थे और एक्सपेंसिव भी होते थे, ठीक है। ENIAC, यूनिवेक, एडसेक, एडवेक जो मैंने बताया आपको, वो इन कंप्यूटर सिस्टम्स के नाम थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1956 से 1963 तक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए जिनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टैप ये यूज किए गए इनपुट आउटपुट स्टोरेज के लिए। स्मॉलर इन साइज, मतलब इससे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, जो रूम के साइज के कंप्यूटर होते थे, उससे स्मॉलर हुए, फास्टर हुए और सस्ते भी थे। IBM 1401, RC 501 ये कंप्यूटर्स के नाम है जो कि सेकंड जनरेशन में आए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया IC से, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड चिप्स के थ्रू, ठीक है। कीबोर्ड यूज किया जाता था इनपुट के लिए, मॉनिटर यूज किया जाता था आउटपुट के लिए, स्टोरेज के लिए यहाँ पे भी मैग्नेटिक टेप का ही यूज किया जाता था। ये कंप्यूटर सिस्टम एज कंपेयर टू बिफोर जनरेशन स्मॉलर होते थे, फास्टर होते थे। इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी, यहाँ पे 100 मेगाबाइट्स तक स्टोरेज कैपेसिटी को मैग्नेटिक टेप के थ्रू बढ़ाया गया था। अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक है वो थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते थे। IBM 360, Apple I के जो कंप्यूटर है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की यदि बात करें तो 1971 से एट प्रेजेंट हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर्स का इसमें यूज किया गया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया। यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्टोरेज के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, तब तक सारी चीजें इन्वेंट हो चुकी थी जिनका यूज हम इनपुट आउटपुट स्टोरेज के लिए करते थे, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक इसके हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब टेराबाइट तक आपको यहाँ पे क्या मिलती है, स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। कुड प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। IBM PC, एप्पल, मैकिंटोश, ये क्या है, इसके कंप्यूटर्स हैं इस जनरेशन के। नेक्स्ट इज 5th जनरेशन कंप्यूटर। अब 5th जनरेशन जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में आने वाली है, मतलब जैसे जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस स्पीड से 5th जनरेशन बहुत ज़्यादा तेजी से इन्हांस हो रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का, रोबोटिक्स का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। जो आपके पास स्मार्टफोन्स वगैरह है ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यहाँ पे क्या यूज किए गए, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पर सुपर लार्ज IC चिप्स का यूज किया गया करोड़्स में। एबिलिटी टू थिंक लाइक ह्यूमंस, यहाँ जो सिस्टम्स थे वो ह्यूमंस की तरह सोच सकते थे, मतलब उसमें उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने प्रोग्राम किया कि वो ह्यूमन की तरह सोचे, समझे, वर्क करे,
ठीक है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड वॉइस, इन सिस्टम्स के पास ये एबिलिटी होती थी कि वो ह्यूमंस की वॉइस को, इमेज को रिकॉग्नाइज कर सकते थे। रोबोट्स जो हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब रोबोट्स आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पे हमने अभी तक 5th जनरेशन कंप्यूटर्स को डिस्कस किया, हिस्ट्री भी देख लिया, आगे बढ़ते हैं अब। कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है जहां पे डेटा सेव होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर होता है और सीपीयू को जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है तो उसके लिए वो डेटा कहां से एक्सेस करता है? कंप्यूटर मेमोरी से। ये हमने अभी ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि प्रोसेसिंग के लिए डेटा कहां से आता है सीपीयू के पास? मेमोरी से, स्टोरेज डिवाइस से, जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मेमोरी होती है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। किससे मेजर किया जाता है? जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी को, जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं, उनको मेजर किया जाता है एक यूनिट में। उस यूनिट को हम बोलते हैं बिट्स और बाइट्स, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशन से बनती है बहुत सारी चीजें, जैसे किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, राइट। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो 0 and 1 बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है और इन्हीं बिट्स बाइट्स के फॉर्म में हम इसे मेजर करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? 0 and 1 को, बिट्स को क्या कहते हैं? कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में स्टोर होता है। सो अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। ये चीज याद रखना है, ओके। द बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 which are the basic units of memory are called bits। जो बेसिक यूनिट हुई 0 and 1 बाइनरी नंबर्स हुए, उन्हीं को हम बिट्स कहते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं बाइनरी नंबर, बिट्स, है ना। डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में जो डेटा स्टोर हो रहा है तो वो डिजिटल सिग्नल्स क्या हुए? डिजिटल सिग्नल्स मतलब यही बिट्स ही हुई, 0 और 1, ओके। अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं आगे क्या, कि इन बिट्स से बनने वाले कॉम्बिनेशंस को, ठीक है। कैसे मेमोरी का साइज इंक्रीज होता जाता है, कैसे डेटा स्टोर होता है उसमें हाई अमाउंट में, क्लियर। तो जो भी कंप्यूटर मेमोरी होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ठीक है, उनमें जो डेटा स्टोर हो रहा है तो किस तरीके से उसका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 0 and 1 तो 2 बिट होती हैं। यदि हम ऐसी 4 बिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 4 बिट की, मतलब 0 1 0 1, सपोज ये मैंने 4 बिट्स की बात करी, तो 4 बिट से मिलकर क्या बनता है? 1 निबल बनता है। क्या बनता है? 4 बिट से मिलकर 1 निबल। तो 4 बिट को हम क्या, किस में मेजर करते हैं? निबल में मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसी 8 बिट्स को यदि हम काउंट करें तो 8 बिट से मिलकर क्या बनेगा? 8 बिट से मिलकर बनता है 1 बाइट। क्या बनता है? 1 बाइट। ये बेसिक यूनिट से ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम पढ़ने वाले हैं यूनिट मेजरमेंट, ओके। सो ये चीज क्लियर हुई अच्छे से कि 4 बिट से 1 निबल बनता है और 8 बिट से 1 बाइट बनता है, क्लियर। अब इसके बाद आगे के कॉम्बिनेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे केबी, एमबी, गीगाबाइट, कितने गीगाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, कितने मेगाबाइट्स होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये चीज आपको अब अच्छे से समझ लेनी है। क्या बताया मैंने अभी? 4 बिट से 1 निबल और 8 बिट से 1 बाइट क्रिएट होता है, ओके। सो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किलोबाइट कैसे फॉर्म होता है, 1 KB कैसे क्रिएट होता है। तो 1024 बाइट्स में जब डेटा स्टोर हो रहा है किसी भी मेमोरी में, स्टोरेज डिवाइस में, तो 1 किलोबाइट का उसका साइज हो जाता है, ठीक है। मतलब 1024 बाइट्स, 1024 बाइट से मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट से मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट से मिलकर 1 गीगाबाइट बनता है। सिंपल 1024 गीगाबाइट से मिलकर 1 टेराबाइट बनता है, ठीक है। तो टेराबाइट क्या हुआ? गीगाबाइट से ज्यादा साइज होता है। इसी तरीके से और भी होते हैं, जैसे पेटाबाइट। तो 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट बनता है। 1024 पेटाबाइट से 1 एक्साबाइट बनता है। 1024 एक्साबाइट से 1 ज़ेटाबाइट बनता है और 1024 ज़ेटाबाइट से 1 योटाबाइट बनता है। तो कितने बाइट्स में आप मेजर कर सकते हो मेमोरी को? किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट एंड योटाबाइट। तो जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है, आपको स्टोरेज डिवाइस आने वाले समय में योटाबाइट, ज़ेटाबाइट में भी मिलने वाले हैं। सोचो कितना लार्ज स्टोरेज डिवाइस होगा, आप कितना ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस चैप्टर में आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि मेजरमेंट ऑफ यूनिट फॉर डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइस है उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से बाइट्स में, गीगाबाइट में, पेटाबाइट, योटाबाइट में मेजर किया जाता है, ओके। सो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है? तो कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है? बेसिक 2 टाइप की होती है। ये ध्यान रखना है हमको, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, क्लियर।
प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस होने वाली मेमोरी होती है। क्या होती है? डायरेक्ट एक्सेस होने वाली। मतलब अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में क्या देखा था? ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था कि एएलयू, सीयू और एक मेमोरी डिवाइस था, दैट इज प्राइमरी मेमोरी, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस होती है और जो भी डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है सीपीयू उसे एक्सेस करता है प्रोसेसिंग के लिए। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं होता है। जो भी डेटा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है, फिर सीपीयू से एक्सेस करता है। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, यहाँ पे डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। तो ये दो जो डिफरेंस पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी हो गई? टेम्परेरी मेमोरी हो गई। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होगी? परमानेंट मेमोरी हो गई। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो कभी एग्जाम में यदि ऑक्सिलरी मेमोरी पूछे आपसे, है ना, तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी को ही कहा गया है। क्लियर? अब इनके भी फर्दर अपने टाइप्स हैं। तो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको यहाँ बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, तभी आप हर टाइप की मेमोरी को क्लासिफाइड कर पाओगे उसके डिफरेंस के साथ। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की हुई? रैम एंड रोम, दो टाइप की हुई। रैम का क्या फुल फॉर्म होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या फुल फॉर्म होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इनके नाम से समझ में आ रहा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि जिस मेमोरी में डेटा रीड और राइट दोनों होता है, जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो ना, जिस मेमोरी में, वो रैम हो गई। और रोम का क्या मतलब हुआ? रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो डेटा एक बार स्टोर हो गया उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो वो रीड ओनली मेमोरी होती है, बस उसका डेटा आप रीड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रोम। अब इनके भी फर्दर टाइप होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। ये जो दोनों टाइप की रैम है ये किसके टाइप है? रैम के। एस फॉर स्टैटिक रैम एंड डी फॉर डायनेमिक रैम। आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल में। रोम क्या हो गई? थ्री टाइप की मेमोरीज हो गई, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ईईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ध्यान रखना, P का मतलब प्रोग्रामेबल, E का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EE का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, सो ये तीन टाइप की रोम हो गई और टू टाइप्स की रैम हो गई। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नाउ सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड किया गया है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। अब मैग्नेटिक टेप, जैसा कि मैंने बताया आपको कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन में जो डेटा स्टोरेज डिवाइस होते थे वो मैग्नेटिक टेप होते थे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जहां पे डेटा को आप परमानेंटली स्टोर कर सकते थे। देन उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क आई, थर्ड जनरेशन से के बाद से मैग्नेटिक डिस्क आई। मैग्नेटिक डिस्क में आप हाई अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब मैग्नेटिक डिस्क जो है वो टू टाइप्स की होती है, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। ओके, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क की मैग्नेटिक डिस्क के ही एग्जांपल है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। देन ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क थ्री टाइप की होती है, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू-रे डिस्क। सीडी दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। दोनों इसके नाम होते हैं, इनके फुल फॉर्म्स भी अच्छे से याद करना। ब्लू-रे डिस्क। ओके, देन आफ्टर दैट फ्लैश मेमोरी, जिसमें यूएसबी और मेमोरी कार्ड आता है। अब यूएसबी मेमोरी कार्ड से सभी अच्छे से अवेयर हैं, है ना, क्योंकि हम डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। स्मार्टफोन्स में हम मेमोरी कार्ड्स वगैरह का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जब आपको डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज होता है, और जब डेटा टेम्परेरीली स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं? प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं। ओके, नाउ प्राइमरी मेमोरी को आप डिटेल में समझते हैं। द प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू में प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर को जो भी डेटा चाहिए होता है वो इनिशियली कहां से लेता है? प्राइमरी मेमोरी से लेता है। दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का क्या है? ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के पहले जो भी प्रोग्राम डेटा होता है वो कहां स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, राइट। द सीपीयू इंटरैक्ट्स डायरेक्टली, देखो जिस पे सर्कल लगा रही हूं मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सीपीयू किसको इंटरैक्ट करता है डायरेक्टली? प्राइमरी मेमोरी को इंटरैक्ट करता है। क्यों? टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन। सीपीयू डेटा को प्रोसेस करने के लिए, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए, है ना, किसको एक्सेस करता है डायरेक्टली? प्राइमरी मेमोरी को। तो सीपीयू किससे इंटरैक्ट करता है डायरेक्टली? प्राइमरी मेमोरी से। अब टू टाइप की प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम एंड रोम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। अब इन दोनों में आता है डिफरेंस एग्जाम में। बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है रैम रोम का वो डिफरेंस का ही बनता है ना। तो क्या डिफरेंस आप लिख कर आने वाले हो रैम रोम में? सो ये डिफरेंस आपको लिखकर आना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखो। रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज पॉसिबल टू बोथ रीड डेटा एंड राइट डेटा इनटू द मेमोरी। तो रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब यही हुआ कि आप इस मेमोरी में चेंजेस कर सकते हो, टेम्परेरी मेमोरी है, रीड राइट दोनों कर सकते हो, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि वो मेमोरी, वो स्टोरेज डिवाइस जो कि परमानेंट है, जिसमें एक बार यदि डेटा रीड लिखा गया, राइट हो गया, तो उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, यू कैन ओनली रीड द डेटा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप सपोज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो भी स्लाइड्स बनाते हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो आप यदि उसमें चेंजेस कर सकते हो, स्टोर कर दिया तो चेंजेस कर सकते हो इजीली, है ना। लेकिन रोम क्या हुआ, यहाँ पे रीड ओनली का मतलब ये हुआ कि जब भी कंप्यूटर सिस्टम आप ऑन करते हो तो जो बूटिंग प्रोसेस होती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के बाद, कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, एट दैट टाइम आपने देखा होगा ब्लैक कलर का एक स्क्रीन होता है, वेलकम स्क्रीन के पहले आता है, उसमें कुछ कोड लिखे हुए होते हैं, है ना। अब उन कोड में आप चेंजेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। वो कहलाता है रीड ओनली, मतलब उस कोड को आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब चेक होते हैं, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक है। उस कोड में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, राइट, उसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो वो कहां स्टोर होते हैं? वो रोम में स्टोर होते हैं। क्लियर? नाउ रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। रैम कौन सी है? वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब यदि पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है या किसी वजह से पावर सप्लाई इंटरप्ट हो जाता है तो यहाँ पे डेटा लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज वॉलेटाइल मेमोरी। लेकिन रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब यहाँ पे यदि पावर सप्लाई इंटरप्ट होता है या इन केस पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो यहाँ डेटा लॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि रोम में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ओके, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। जैसा भी हमने देखा कि रैम टू टाइप की होती है, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम को ही जनरली हम बोल सकते हैं कि कैश मेमोरी। अब कैसे बोलेंगे ये समझाऊंगी मैं, है ना। अभी फिलहाल ये समझ लो कि रैम दो टाइप की हुई, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। इट इज मेनली ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। क्लियर? तीन टाइप की हो गई आपकी रोम। इट इज यूज्ड फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज एज इट इज वॉलेटाइल। रैम को यूज किया जाता है डेटा को टेम्पररीली स्टोर करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज एज इट इज नॉन वॉलेटाइल। अब यदि एग्जाम में 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे रैम रोम के डिफरेंस का, तो होप आप इजीली डिफरेंस लिख सकते हो, है ना। नाउ कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स। तो रैम और रोम के जो अभी हमने टाइप्स देखे, अब उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो ये पिक्चर है उसके, ठीक है, एस रैम के और डी रैम की कि कैसे दिखती हैं। अब यदि आपने सिस्टम कभी ओपन करके देखा होगा सीपीयू को, तो उसमें आपने रैम रोम को दिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से ही कुछ शो होती है रैम और रोम मेमोरी, ठीक है। मतलब जब आपके सिस्टम में कभी मॉइस्चर आ जाता है या कुछ हो जाता है तो आप रैम को साफ करके लगाते हो, तो इसी तरीके से आपको रैम शो होती है। लाइक तो एस रैम और डी रैम दो रैम के टाइप्स हुए। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम हुआ, डी रैम का मतलब हुआ डायनेमिक रैम। अब इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे ये दो टाइप्स बने? डी रैम में नीड होती है अगेन एंड अगेन रिफ्रेश करने की। इस मेमोरी को अगेन एंड अगेन रिफ्रेशिंग की नीड होती है, ठीक है। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये मेमोरी बनी होती है कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स से मिलकर। अब कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स आप सभी को अच्छे से पता है, हमने अभी जनरेशंस में देखा था कि कैसे कंप्यूटर की जनरेशंस आगे बढ़ी, कैसे आईसी चिप्स आए, ट्रांजिस्टर्स को कैसे रिप्लेस किया गया, है ना। सो यहाँ पर डी रैम में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बनी होती है, तो इसको रिफ्रेश करने की नीड होती है अगेन एंड अगेन। लेकिन एस रैम स्टैटिक रैम होती है जो कि एक्सपेंसिव होती है और यहाँ पर पीरियोडिकली रिफ्रेशमेंट की नीड होती है स्टैटिक रैम। इसीलिए इसे हम कैश मेमोरी भी बोल सकते हैं कि कैश मेमोरी होती है। अब कैश मेमोरी क्या होती है ये अभी समझेंगे डिटेल में। ओके, तो एस रैम का मतलब हुआ स्टैटिक रैम, जिसमें अगेन एंड अगेन रिफ्रेशमेंट की नीड नहीं होती है। इस मेमोरी का मेन जो थिंग है, क्यों रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो इसलिए क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, ये ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसमें रिफ्रेशमेंट की नीड होती है, ठीक है। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेकिन जो एस रैम होती है वो एक्सपेंसिव होती है। ओके, अब आते हैं रोम पर। तो रोम में पहला है टाइप पी रोम, देन ईपी रोम, देन ईईपी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया, जिसको एक बार डेटा सेव कर दिया तो आप उससे डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो, परमानेंटली उसमें डेटा सेव होता है, ठीक है। जब सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है एट दैट टाइम रोम में
ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रोम में डेटा होता है वो एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो पी रोम यदि आप लेते हो, पी रोम को यदि हम एक्सेस करते हैं तो पी रोम में डेटा एक ही बार होगा, एक ही बार प्रोग्राम्ड होगा, आप उसका डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो। लेकिन ईपी रोम की यदि बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब यहाँ पे फैसिलिटी होती है कि हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। कैसे इरेज कर सकते हैं? तो अल्ट्रा वायलेंट रेज की प्रेजेंस में, अल्ट्रा वायलेंट रेज की प्रेजेंस में इस रोम से डेटा को डिलीट किया जा सकता है और फिर उसमें डेटा को आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, क्या होगा इसका मतलब? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब यहां पर जो डेटा डिलीट होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? इलेक्ट्रिक पल्स की, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की प्रेजेंस में यहां से डेटा डिलीट किया जा सकता है। तो अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी ना इनके डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रैम और रोम में यदि डिफरेंस आता है तो आपको क्या लिखना है, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या इनकी खासियत है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो एग्जाम में आए तो आपको लिखकर आना है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्टैटिक रैम को ही हम कैश मेमोरी बोल सकते हैं। इसकी क्या खासियत है, क्यों कैश मेमोरी का यूज होता है सिस्टम में? तो ध्यान से देखो, ब्लॉक डायग्राम में मैंने आपको बताया कि सीपीयू किसको एक्सेस करता है डायरेक्टली? सीपीयू एक्सेस करता है डायरेक्टली रैम को, क्योंकि जो डेटा होता है सबसे पहले कहां जाके सेव होता है? टेम्परेरीली रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब सीपीयू को यदि प्रोसेसिंग करना है तो वो डेटा कहां से फैच करेगा? रैम से फैच करेगा, ठीक है। अब रैम कहां से फैच करेगा डेटा को? रैम डेटा को फैच करेगा सेकेंडरी मेमोरी से। किससे? सेकेंडरी मेमोरी से, क्योंकि परमानेंटली डेटा कहां स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी से। तो सेकेंडरी मेमोरी से यदि डेटा फैच होगा, रैम के पास आएगा, फिर सीपीयू से एक्सेस करेगा प्रोसेसिंग के लिए। तो यहां पे जो लगने वाला टाइम है वो बहुत स्लो हो जाता है, कि पहले रैम एक्सेस करेगा सेकेंडरी मेमोरी को, मतलब हार्ड डिस्क की बात कर सकते हैं हम, तो हार्ड डिस्क से डेटा रैम में आया, फिर रैम से सीपीयू के पास आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या हो गया? स्लो हो गया। तो सीपीयू की प्रोसेसिंग को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि सीपीयू इजीली डेटा को एक्सेस करे, एक्सेस टाइम बढ़ाने के लिए, एक्चुअली सीपीयू का एक्सेस टाइम बढ़ाने के लिए एक स्पेशल मेमोरी को यूज किया जाता है जिसका नाम है कैश मेमोरी। सो रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट नॉट एज फास्टर एज कंप्यूटर प्रोसेसर। रैम फास्टर मेमोरी होती है लेकिन प्रोसेसर से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ रैम अ सीपीयू में हैव अ स्लो डाउन। रैम की वजह से कभी कभी सीपीयू हमारा स्लो डाउन होता है, क्योंकि रैम को एक्सेस करने में हो सकता है टाइम लग जाए डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है वो स्लो डाउन होता है। इन दैट केस प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए, उसके एक्सेस टाइम को बढ़ाने के लिए, किसकी? सीपीयू के एक्सेस टाइम को बढ़ाने के लिए, ताकि वो रैम से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से जो भी डेटा है वो इजीली एक्सेस कर पाए, फास्टली एक्सेस कर पाए, इसके लिए एक मेमोरी यूज की जाती है जिसका नाम है कैश मेमोरी। सो टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, सीपीयू के ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैशे। एक वेरी हाई स्पीड मेमोरी को प्लेस किया जाता है कहां पर? रैम और सीपीयू के बीच में, जिसे हम कहते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। तो कैश मेमोरी का काम क्या होता है? कैश मेमोरी का काम होता है रैम से फास्टली एक्सेस करना डेटा को, ताकि वो प्रोसेसर तक पहुंचा सके। आजकल तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रोसेसर होते हैं, सीपीयू प्रोसेसर्स होते हैं, उनमें इनबिल्ट कैश मेमोरी भी आती है, ठीक है, जिसे हम इंटरनल कैश मेमोरी भी कहते हैं, और एक्सटर्नल कैश मेमोरी भी आती है, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से समझ में आया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कैश मेमोरी के पास में डेटा हो। यदि कैश मेमोरी के पास में डेटा मिल जाता है प्रोसेसर को तो उसे कैश हिट ऑपरेशन कहते हैं, और यदि कैश मेमोरी के पास में डेटा नहीं होता है, रैम से वो फैच नहीं कर पाती है, तो उस ऑपरेशन को हम कैश मिस ऑपरेशन कहते हैं। ओके, it stores the copies of the data from frequently accessed primary memory location, thus reducing the average time required to access data from primary memory। वही लाइन है लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना क्यों कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नाउ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या हुआ? अभी तक प्राइमरी मेमोरी अच्छे से क्लियर हो गया। प्राइमरी मेमोरी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, दो टाइप्स की होती है, रैम और रोम, और उनके फर्दर टाइप्स हमने डिस्कस करे। कैश मेमोरी डिस्कस कर लिया है, अब सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। क्या होती है? लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये भी ध्यान रखना, कभी आता है कि मेन मेमोरी कौन सी हुई, तो मेन मेमोरी हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो गई आपकी? ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होगी। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी
से क्या होती है, स्लोअर होती है, किससे, मेन मेमोरी से, बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, जो अभी हमने इसके टाइप्स में देखा था, यही सारे टाइप्स देखे थे हमने, मैग्नेटिक टेप देखा, यूएसबी फ्लैश ड्राइव देखा, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब किसके टाइप्स हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स हैं। नाउ contents of secondary storage need to be first brought into the main memory for the CPU to access। जो भी कंटेंट होगा, जो भी स्टोरेज डेटा होगा सेकेंडरी मेमोरी में, वो कहाँ आएगा, सबसे पहले मेन मेमोरी में आएगा, दैट इज प्राइमरी मेमोरी में आएगा, और फिर सीपीयू से एक्सेस कर पाएगा। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी एंड मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में शो आउट हो रहा है। अब इन्हें हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। मैग्नेटिक टेप क्या हुई, मैग्नेटिक टेप जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस यूज होता था वो मैग्नेटिक टेप था, जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन ये वर्क कैसे करती थी, ये जो मैग्नेटिक टेप है इसमें जो डेटा स्टोर होता था वो इन रील्स के फॉर्म में होता था, है ना, जैसे पहले कैसेट्स या ग्रामोफोन कैसे वर्क करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ये रील्स में डेटा रोटेट होता था। जब ये रील्स रोटेट होती थी तब इसमें डेटा स्टोर होता था, ठीक है। अब यदि डेटा आपको राइट करना है तो इस साइड पे क्या होगी, रील्स रोटेट होना शुरू होगी, रील्स फिल होना शुरू होगी। तो ऐसे रीड और राइट ऑपरेशन मैग्नेटिक टेप में होते थे। अब मैग्नेटिक टेप में जो डेटा स्टोर होता था उसकी कैपेसिटी कम होती थी, ओके क्योंकि फर्स्ट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हमने देखे थे बहुत लार्ज होते थे, क्लियर। तो यहाँ पर भी आपने देखा है कि मैग्नेटिक टेप का साइज भी एज कंपेयर टू, यदि हम आने वाले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस करेंगे तो इसका साइज बहुत लार्ज होता था, इसके क्रैश होने के चांसेस ज्यादा होते थे, ओके। सो मैग्नेटिक टेप समझ में आया अच्छे से। अब यहाँ पे डेटा तो रोटेट होके स्टोर हो रहा है, लेकिन जब आप सीपीयू को डेटा यहाँ से एक्सेस करना होता था प्रोसेसिंग के लिए तो डेटा सिक्वेंशियली एक्सेस किया जाता था। कैसे एक्सेस किया जाता था, सिक्वेंशियली मतलब यहाँ पे जो रील्स हैं, जो डेटा स्टोर हो रहा है वो इस तरीके से सिक्वेंशियली एक्सेस करना होता था। सपोज यहाँ आपने कोई डेटा स्टोर किया हुआ है 1 2 3 4, अब यदि आपको 4 को एक्सेस करना है तो आपको पहले 2 को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर 3 को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर आप 4 को एक्सेस कर पाओगे, ओके। सो दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल एक्सेस। तो मैग्नेटिक टेप किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सिक्वेंशियली एक्सेस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और ये जो मैग्नेटिक टेप है इसका साइज लार्ज होता था, इसमें जो डेटा स्टोर की कैपेसिटी है, स्टोरिंग कैपेसिटी भी इसकी कम थी, ओके। आगे बढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क पर। अब थर्ड जनरेशन के बाद से जो कंप्यूटर्स आए उनमें फ्लॉपी डिस्क आई। तो फ्लॉपी डिस्क क्या हुआ, थोड़ी सी ज्यादा कैपेसिटी के साथ आया एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक टेप में यदि हम बात करें कि केबी में डेटा सेव होता है तो फ्लॉपी डिस्क में एमबी तक डेटा सेव हो सकता था, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी, फिर से देख लो, बिट्स होता है, बिट से बड़ा बाइट होता है, देन बाइट से बड़ा क्या होता है, किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, देन टेराबाइट, है ना, देन पेटाबाइट, योटाबाइट एंड सो ऑन। तो ये जो मैंने अभी आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस बताया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये ध्यान है तो आप इजीली बता सकते हो, है ना, क्या बता सकते हो कि 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट से मिलकर केबी बनता है, इसी तरीके से 1024 केबी से 1024 केबी से मेगाबाइट बनता है, गीगाबाइट बनता है, टेराबाइट एंड दिस। तो ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क की यदि बात करें तो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी डिस्क की जो भी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो मेगाबाइट में मेजर की जाती थी। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है, सबसे पहली स्पेशलिटी तो मैंने बता दिया कि ज्यादा डेटा स्टोर किया जाता था, स्मॉल इन साइज होती थी। कैसे, स्मॉल इन साइज। अब यहाँ पे भी क्या होता है, अंदर प्लेट्स लगी होती है, सर्कुलर प्लेट्स जिसमें डेटा स्टोर होता है। ये 8 इंच की फ्लॉपी है, ठीक है। इसी तरीके से इसका साइज रिड्यूस किया गया, तो साइज रिड्यूस करने के बाद ये 5 होल 1/4 इंच की फ्लॉपी बनाई गई। देन इसके बाद इसका और साइज इंक्रीज किया गया तो 3 होल 1/4 इंच की फ्लॉपी आई, ओके। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज किया गया वैसे इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती गई। तो फ्लॉपी डिस्क अच्छे से समझ में आया कि फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसमें परमानेंटली डेटा स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप के कंपैरिजन में हम इसमें ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। नाउ हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अब हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप में जो डिफरेंस है वो इनकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी का ही है, ओके। तो हार्ड डिस्क में कैसे डेटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है। वो होता है प्लैटर, स्पिंडल मोटर, ठीक है, और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है रीड राइट हेड। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और ये जो
प्लेटर्स होते हैं, ये जो आपको सर्कुलर डिस्क दिख रही है ना, ये प्लेटर है, बहुत सारी डिस्क लगी होती है यहाँ पर, और ये जो डिस्क है ये मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, और इन प्लेटर्स में डेटा स्टोर होता है। जब ये स्पिंडल मोटर मूव करती है, ये मोटर जब मूव करेगी तब इस पर्टिकुलर प्लेटर्स में डेटा स्टोर होगा, ठीक है, मतलब डेटा रीड और राइट होगा। अब ये यहाँ पर आपको ये चीज और ध्यान रखना है कि प्लेटर जो डिवाइड होते हैं ना, वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड होते हैं? ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। तो जो भी डेटा स्टोर होगा वो सेक्टर्स में स्टोर होगा, और जब सीपीयू इन्हें एक्सेस करेगा प्रोसेसिंग के लिए, मतलब रैम से जब हार्ड डिस्क एक्सेस होगी तो डेटा कहां से एक्सेस किया जाएगा? पर्टिकुलर ट्रैक से और सेक्टर से एक्सेस किया जाएगा। और इसे एक्सेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रीड राइट हेड का। ये क्या है? रीड राइट हेड है जो डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। कहां से? हार्ड डिस्क से। ओके, सो हार्ड डिस्क का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे ये रीड राइट हेड है, स्पिंडल मोटर है, डिस्क है जिन्हें हम प्लेटर्स कहते हैं। जो फाइल होती है वो इन ट्रैक सेक्टर्स पे आकर स्टोर होती है, ट्रैक्स और सेक्टर्स हैं, ठीक है। रीड राइट हेड जहाँ पे अटैच होता है उसे एक्यूटेटर कहते हैं। पावर पोर्ट होता है जहाँ से आप इसे कनेक्ट करते हो। डेटा केबल पोर्ट होता है, ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट होता है, ये सर्किट बोर्ड है, देन इसे हम कहते हैं आर्म्स। फाइन, तो इतना ज्यादा डिटेल में तो आपसे नहीं पूछेंगे, बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि हार्ड डिस्क क्या होती है, क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं, कैसे इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। अब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आप सभी को पता है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क, मतलब टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है जिसका यूज करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं हाई अमाउंट में। लेकिन अब यदि देखें हम हार्ड डिस्क के बाद जो अब रीसेंट टेक्नोलॉजी में यूज किया जा रहा है डेटा स्टोरेज के लिए, वो है एसएसडी। एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जब पूरे प्लेटर्स मूव करेंगे, स्पिंडल मोटर मूव करेगी तब डेटा स्टोर होगा। लेकिन एसएसडी में क्या होता है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और हार्ड डिस्क के कंपैरेटिवली ये ज्यादा डेटा को स्टोर करती है एसएसडी ड्राइव्स, ठीक है। अब एसएसडी में यहाँ पे देखो जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं साटा इंटरफेस, मतलब इस इंटरफेस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो इस ड्राइव, इस डिस्क को। यहाँ पे फ्लैश मेमोरीज यूज होती है, क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो ये सब क्या है, ये सब फ्लैश मेमोरीज है, ओके, जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है। फाइन, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं पीसीबी, जो स्पेसिफिकली यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। कंट्रोलर होता है जो इस डिस्क को कंट्रोल करता है, ओके। तो एसएसडी क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा इसमें स्टोर होता है। तो ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई ना कि हार्ड डिस्क और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। जैसे रैम होती है ना, DDR1 DDR2 अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती है, वैसे एसएसडी भी अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे फिनिश होते हैं क्या? स्टोरेज डिवाइस। कौन से? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। अब ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की बात करें, ऑप्टिकल डिस्क की, तो सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, ये तीन होते हैं आपके क्या? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब कि सीडी डीवीडी सभी ने देखा है। सीडी डीवीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसमें दोनों साइड में आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और ब्लूरे डिस्क भी आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए ब्लूरे डिस्क आती है। इनके साइज में भी वेरिएशंस होते हैं, ओके। आजकल तो कोई यूज नहीं करता है इनको, क्योंकि पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, मेमोरी कार्ड जैसी चीजों ने इसे रिप्लेस कर दिया है। इन्हें भी हम स्पेशली ड्राइव्स में रन करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव में रन किया जाता है, वैसे सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क को भी इनकी ड्राइव्स में रन किया जाता है। अब पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड क्या हुआ? पेन ड्राइव भी सभी को अच्छे से क्लियर है और मेमोरी कार्ड भी सभी को अच्छे से क्लियर है। ये यूएसबी ड्राइव्स होती हैं, पोर्टेबल होती हैं, इजी टू एक्सेस होती हैं, स्मॉल इन साइज होती है, ज्यादा डेटा, ज्यादा कैपेसिटी में आप डेटा इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। परमानेंटली बैकअप के लिए भी यूज होने वाले डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ये भी गीगाबाइट तक आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नाउ डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। जो हमने अभी आईपीओ साइकिल देखी थी, क्या देखा था आईपीओ साइकिल में कि डेटा को सबसे पहले इनपुट किया जाता है, वो प्रोसेस होता है, देन आउटपुट होता है। तो इसी तरीके से तीन ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्राइवल, जो इस पर ही बेस्ड है आईपीओ साइकिल पर। मतलब यदि आपको कोई डेटा को प्रोसेस करवाना है, स्टोर करवाना है, तो उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। डेटा कैप्चरिंग का मतलब हुआ इनपुटिंग करना डेटा को, किसके थ्रू? कीबोर्ड, माउस जैसे जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनके थ्रू। स्टोरेज मतलब जो अभी हमने मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस देखे हैं उनके थ्रू हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। और रिट्राइव मतलब डेटा को एक्सेस करना कंप्यूटर सिस्टम से इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। क्लियर? तो इन तीनों ऑपरेशंस को आप आईपीओ साइकिल से मैच करके समझ सकते हो। सो टू प्रोसेस द डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डेटा। डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? डेटा को इनपुट करना है, ठीक है। इनपुट करने के लिए डिवाइसेस क्लियर है आपको अच्छे से। दिस इज फॉलोड बाय इट्स स्टोरेज इन अ फाइल और अ डेटाबेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन अ फ्यूचर।
अब जो डेटा आपने इनपुट किया है वो प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस होने के बाद में वो डेटा स्टोर होगा। तो स्टोर कैसे होगा, स्टोर किस तरीके से होगा, किस फॉर्म में होगा, फाइल और डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर होगा। तो फाइल और डेटाबेस के फॉर्म में जब डेटा स्टोर हो रहा है तो आप उसे फ्यूचर में रिट्राइव कर सकते हो, फ्यूचर में उसे एक्सेस कर सकते हो। तो रिट्राइवल का मतलब समझ में आ गया। रिट्राइवल का मतलब कि डेटा एक बार यदि प्रोसेस हो गया, स्टोर हो गया है किसी फाइल और डेटाबेस के फॉर्म में, सो व्हेनेवर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड, it is first retrieved from the file or database so that we can perform further actions on it। तो आप उसे रिट्राइव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो उसी फाइल और डेटाबेस के फॉर्म में, और फ्यूचर में उसमें एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो। सो दिस 3 आर दी ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम: डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्राइवल। ओके, सो अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया, यहाँ पर इस चैप्टर का हार्डवेयर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को डिस्कस किया। ठीक है, इन डिवाइसेस पे कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो भी देखा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर क्या हुए, सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हार्डवेयर को रन करने के लिए जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। याद रखना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हार्डवेयर ही यूज किए जाते हैं, और हार्डवेयर को रन कौन करता है, उन हार्डवेयर पे वर्क करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम किन से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर्स जैसे कि आप सभी को अच्छे से क्लियर है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है तो हम सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज आपको कोई स्लाइड बनानी है तो आप पावर पॉइंट का यूज करते हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो आप वर्ड का यूज करते हो। ठीक है, आपको कोई टैबुलर डेटा प्रिपेयर करना है तो आप एक्सेल का यूज करते हो या कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, है ना। तो हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर की मदद तो होती है, लेकिन उसमें काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर्स करते हैं। ठीक है, सो द सॉफ्टवेयर कंप्राइजेस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच execution delivered the desired outcome. In other words, each software is written for some computational purpose. कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं। Some examples of software include operating system like Ubuntu or Windows 7 or 10, word processing tools like LibreOffice Writer or Microsoft Word, video player, VLC player, photo editors like Paint and LibreOffice Draw। तो ये जो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर ही हैं। तो फर्स्ट बेसिक जो सॉफ्टवेयर है जिसकी बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता है वो सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे लिखा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे कोड है जिनसे वो बना है, जिसमें सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, फर्दर सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, सारे डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह सब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही वर्क करते हैं। ओके, सो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, इसकी क्यों जरूरत पड़ी सॉफ्टवेयर की। द सोल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स हैं उनको यूजफुल बनाने के लिए, उनको ऑपरेशनल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स की मेन पर्पस यही है, इसीलिए उसकी नीड हुई। अ सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेशन विथ each other as well as with the end user। तो यदि देखा जाए तो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर वर्क करता है एक इंटरफेस की तरह। कैसे वर्क करता है, एक इंटरफेस की तरह। किसके बीच में इंटरफेस होता है, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में। हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस है, सपोज आप कीबोर्ड माउस का यूज कर रहे हो, मॉनिटर का यूज कर रहे हो, तो कोई भी हार्डवेयर डिवाइस और यूजर जो वर्क कर रहा है उनके बीच में एक इंटरफेस की तरह, एक लिंक की तरह वर्क करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को पता होता है कि किस तरीके से डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वर्क करवाना है, सारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये सब काम होता है सॉफ्टवेयर का। Okay, so we cannot talk to instruct the hardware or a computer of a computer directly। आप डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते हो ना, इसीलिए सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है। Hence सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना है, सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर्स एंड हार्डवेयर, क्योंकि ये लाइन एमसीक्यूज में फिलअप्स में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है ह्यूमंस और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। अब ये एक डायग्राम है जो आपकी बुक में भी शो किया गया है। देखो, इस वन डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि हार्डवेयर, सीपीयू, मॉनिटर, डिस्क, माउस, प्रिंटर, इनसे मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बना है। ठीक है, ये एंड यूजर है जो इस हार्डवेयर को, कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा है। अब इसके बीच में सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। तो ये हो गए आपके जो 2 सर्कल बीच में दिख रहे हैं सॉफ्टवेयर्स के। तो सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, एक क्लासिफिकेशन डायग्राम के साथ। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेसिकली होते हैं 3 टाइप के, जो आपकी बुक में भी मेंशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसे हम फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये क्या होते हैं, इनके नाम से आपको क्लियर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, बेसिकली तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या फर्दर टाइप्स होंगे, कितने टाइप के होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें पहला जो होगा बेसिक सॉफ्टवेयर, जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन लैंग्वेज प्रोसेसर, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। ओके, जो सिस्टम से रिलेटेड होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए, जिसमें ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हुए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मतलब यूज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनकी मदद से आप कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हुए, जिसमें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हुए जिनकी मदद से हम कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, कोई सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ एडिटिंग कर सकते हो, जो भी काम आप करते हो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ही करते हो। ओके, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हुए, अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जनरल पर्पस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ये आपको कैसे मिलते हैं, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको पेमेंट करने होते हैं। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर्स, ये कैटेगरी में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ ताकि आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ सके। तो सॉफ्टवेयर को हमने 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया है, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए यूज होते हैं सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर यूज करता है, ठीक है, जो यूजर को फैसिलिटी देते हैं, ये सिस्टम की फैसिलिटी के लिए होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हो गए, वो सॉफ्टवेयर जो यूजर को फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं या फिर जिनका सोर्स कोड आपको मिल जाता है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स, या जिनके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इन सॉफ्टवेयर्स को डिटेल में, ताकि आपको ये सॉफ्टवेयर्स अच्छे से समझ में आ सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ, द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद द कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इजीली वर्क कर सकें, मिलकर काम कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे वर्क करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, एक सॉफ्टवेयर ही है, जिनकी मदद से आप सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हो, आप सिस्टम को यूज कर पा रहे हो। यदि किसी डिवाइस को आप कनेक्ट करते हो तो आप डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, राइट। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, जहां पे मैंने कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपको यहाँ पे इमेजेस भी शो की हुई है। ओके, अब देखते हैं इनको डिटेल में, कुछ इनके एग्जाम्पल्स जो है, टाइप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इट इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। ये लाइन ध्यान रखना है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम आपका वर्क नहीं करेगा। ओके, तो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, जो होना आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत जरूरी होता है। इट मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। ये क्या मैनेज करता है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको मैनेज करता है, उनको प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स को देखता है, यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी मैनेज करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरऑल काम होता है इनपुट डिवाइस को मैनेज करना, आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करना, जितने सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में उन सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, सारे डिवाइस ड्राइवर्स को देखना। ओवरऑल जो वर्किंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, लिनक्स, मैकिंटोश, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉइड, iOS एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इनमें से आपको कोई भी 2 या 3 नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि यदि आता है एग्जाम में कि राइट 2 और 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको लिख कर आना है। जिसमें विंडोज पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल यूज के लिए भी आप यूज कर सकते हो, गेमिंग के लिए एंड फर्दर एप्स वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। अब लैंग्वेज प्रोसेसर सेकेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या काम हुआ, लैंग्वेज प्रोसेसर का काम बेसिकली होता है कि कंप्यूटर सिस्टम समझता है मशीन लैंग्वेज, और हम जो कोड करते हैं, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, वो किस में लिखते हैं, वो लिखते हैं हम
हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होता है बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर का। आप सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जिसमें भी प्रोग्रामिंग करते हो तो वो प्रोग्राम करते टाइम आप जो भी कोड लिखते हो तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखते हो, राइट, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया जो प्रोग्राम है मशीन कैसे समझेगी, क्योंकि मशीन तो 0 एंड 1 को समझती है, राइट, बिट्स को, बाइनरी डिजिट्स को समझती है, क्लियर। तो वही हाई लेवल में लिखा हुआ प्रोग्राम, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम कन्वर्ट होता है बिट्स में, बाइट्स में, जिसके लिए नीड होती है एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। Okay, so language processor is a special type of computer software that can translate the source code into an object code or a machine code. जो क्या ट्रांसलेट करता है, जो भी ऑब्जेक्ट कोड होता है या फिर हम बोल सकते हैं सोर्स कोड होता है, उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो जो कोड हम लिखते हैं प्रोग्राम करते टाइम उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं उसे हम? सोर्स कोड। सपोज आपने पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाया है ना, उस प्रोग्राम में जो भी आपने लिखा है ना, सपोज 2 नंबर को ऐड करने का आपने प्रोग्राम बनाया, तो जो आपने लिखा कोड वो सोर्स कोड हुआ। अब वो कोड एग्जीक्यूट होगा सिस्टम में, तो एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू प्रोसेस करेगा उसे, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर यूज होंगे, और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी कोड में, या जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, या जिसे हम मशीन कोड भी कहते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करेंगे, बाइनरी कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड में उसे कन्वर्ट कर देंगे ताकि मशीन उसे इजीली समझ सके, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। इसके लिए 3 लैंग्वेज प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं। पहला है असेंबलर, दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा है कंपाइलर। ये 3 लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबलर पहले यूज किया जाता था, ठीक है, कब? जब फर्स्ट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, जब टोटल प्रोग्रामिंग किसमें की जाती थी? मशीन लैंग्वेज में ही की जाती थी, ठीक है। उस टाइम पे प्रोग्रामर के लिए इजी करने के लिए असेंबली लैंग्वेज डिजाइन की गई, जिसमें असेंबलर का यूज किया जाता था, कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, जहां पे कुछ निमोनिक्स का यूज किया जाता है, कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता था, है ना, जो कि यहाँ पे असेंबलर में भी जो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कोड होते हैं वो टफ होते हैं। ओके, तो असेंबलर बेसिकली क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इंटरप्रेटर का क्या काम होता है? इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उनको कन्वर्ट करता है किस में? मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। मतलब सपोज आपने 5 लाइन का एक कोड लिखा है, तो पहले ये लाइन चेक होगी, ये लाइन कन्वर्ट होगी, फिर ये वाली लाइन कन्वर्ट होगी, देन 3rd, देन 4th एंड 5th। तो लाइन बाय लाइन जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। ओके, अब कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर क्या करेगा, इन पूरे लाइन ऑफ कोड को एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करता है टास्क को? ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन वन गो, एक वन गो में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। सो यही बेसिक डिफरेंस है असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में। एंड दिस 3 आर दी लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो असेंबलर तो आजकल कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर का बहुत यूज होता है। कि जैसे कि हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो गए? वो सॉफ्टवेयर हो गए जो आपके सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, है ना। मतलब यदि आपको अपने सिस्टम में से क्या रिमूव करना है, वायरसेस को रिमूव करना है, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसके लिए हम सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। सो सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। These utility softwares are shipped with the operating system. For example, disk defragmentation tool, formatting utility, system restore utility, antivirus softwares, disk cleaner tool, disk compression software, etc. हार्ड डिस्क को क्लीन करना है तो डिस्क क्लीनर टूल्स होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम से वायरसेस को रिमूव करते हैं, ठीक है। आपको कंप्रेस करना है किसी फाइल को तो डिस्क कंप्रेशन टूल्स भी होते हैं, क्लियर, जो आपको यहाँ पे डायग्राम्स में भी शो हो रहे हैं। तो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो गए? जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए होते हैं, फाइन, जो सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट होता है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप होता है। एज इट नेम इंप्लाइज, डिवाइस ड्राइवर मतलब जो डिवाइसेस आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से, उसको प्रॉपर रन करने के लिए, है ना, हमें सॉफ्टवेयर्स की नीड होती है, जिनको हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। एज द नेम सिग्निफाइज, द पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर इज टू इंश्योर
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस, किसी पर्टिकुलर डिवाइस की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ताकि वो डिवाइस प्रॉपर फंक्शन कर सके, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। अब ये जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इट्स डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का यूज किया जाता है ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, कि डिवाइस जो है वो प्रॉपर वर्क करे, है ना, कंट्रोल में रहे, उसमें जो ऑपरेशन है वो भी प्रॉपरली हो। द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये चीज भी आपको, ये जो लाइन है ये भी आपको ध्यान रखनी है। फाइन, आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर फिनिश हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, ये 4 टाइप के सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर को फैसिलिटी देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को फैसिलिटी देते हैं। तो अ न्यू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू कैटर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंड यूजर। एंड यूजर की जो रिक्वायरमेंट को कैटर करते हैं वो सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स दैट वर्क्स ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो जो अभी हमने डायग्राम देखा था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पर बीच में हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर के बाद में आपके कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं जो इन हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। देन उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे बाहर जो होते हैं वो होते हैं एंड यूजर, यही देखा था। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा टॉप पर होते हैं, जो यूजर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, जो यूजर को क्या करते हैं? फैसिलिटी देते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर डिवाइसेस को फैसिलिटी देते हैं, जो हार्डवेयर डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। There are again 2 broad categories of application software। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर फिर 2 टाइप में डिवाइडेड है, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं अब वो डिस्कस करते हैं। जनरल पर्पस, नाम से समझ में आ रहा है, जो जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनेरिक एप्लीकेशंस टू कैटर टू अ बिगर ऑडियंस इन जनरल आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। यदि डेफिनेशन आई तो आपको यही डेफिनेशन लिख कर आना है कि जो जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, यूजर के टास्क को इजी करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर पहले से बने होते हैं, रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, बस यूजर को उनका यूज करना है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो सच रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड बाय एंड यूजर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो लाइन समझ में आ गई ना, कि वो सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए पहले से बने होते हैं ताकि यूजर उनको यूज करे, अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको कोई मूवी देखना है तो आप नेटफ्लिक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई पीडीएफ फाइल ओपन करना है तो आप एडोब पीडीएफ का यूज कर सकते हो। गूगल डॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, पेनब्रश सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, ये सब क्या है? ये सब पहले से बने हुए रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो, राइट। तो ये चीज समझ में आई कि ये सॉफ्टवेयर हो गए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो ऑफिस, बिजनेस, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब जगह जनरली यूज किए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडशीट टूल, लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज्ड बाय एनी कंप्यूटर यूज्ड टू डू कैलकुलेशन और टू क्रिएट अकाउंट शीट। एडोब फोटोशॉप, गिम्प, Mozilla, वेब ब्राउजर, iTunes एक्सेट्रा फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आप वेब ब्राउजर का यूज करते हो, आप गूगल क्रोम यूज करते हो, Mozilla यूज करते हो। तो ये सब क्या है? ये सब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो आपको फैसिलिटी देते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, फर्दर कोई डॉक प्रिपेयर करने के लिए, पीपीटी प्रिपेयर करने के लिए, है ना। यदि आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। ओके, अब कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या हुआ है? जनरल पर्पस तो हमने बहुत अच्छे से समझा। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो हम किसी स्पेशल नीड के लिए क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड होते हैं, जो किसी स्पेशल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो हम अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे। इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। दीज आर कस्टम और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल।
किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कोई इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेबसाइट्स, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। जो वेबसाइट्स आप देखते हो वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जाती है ना, अलग अलग वेबसाइट्स आप रेफर करते हो, जैसे सपोज कोई शॉपिंग वेबसाइट आप रेफर करते हो, अपने स्कूल की वेबसाइट आप रेफर करते हो, तो ये क्या है, ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करवाता है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है। यदि आपको कोई भी चीज ऑनलाइन सर्च करनी है तो आप एक स्पेसिफिक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उसे एक्सेस कर सकते हो। नाउ प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अभी तक हमने डिस्कस करा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि या तो आपको ये मार्केट में पे करके लेना होता है, या फिर ये जो सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो ऑनलाइन आपको फ्री में भी मिल जाते हैं, राइट। तो उसी सारे सॉफ्टवेयर्स को हमने इस कैटेगरी में रखा है, प्रोप्राइटरी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहला सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर हो गए? दैट मीन्स द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड। जो फ्रीली एक्सेसिबल हो, हर कोई यूजर उसे एक्सेस कर सकता हो और फ्रीली यूज कर सकता हो, जिसके लिए उसे कोई चार्ज पे नहीं करना है, उसमें चेंजेस कर सकता हो, दैट कैन बी इंप्रूव्ड, कॉपीड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल हु विश टू डू सो। मतलब उस सॉफ्टवेयर को आप क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। क्लियर? सो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए फ्री सॉफ्टवेयर्स। एंड नो पेमेंट्स आर नीडेड टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि फ्री सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर हो गए दैट कैन बी फ्रीली यूज्ड, चेंज्ड, इंप्रूव्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल हु विश टू डू सो। क्लियर? सो फ्री सॉफ्टवेयर्स के बाद आती है बात नेक्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर, दैट इज OSS और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्लॉस जिसे कहते हैं। अब फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का डिफरेंस हम बोल सकते हैं दोनों सिमिलर ही है। बट यहाँ पे आपको समझना यह है कि OSS दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हुए। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब कि वो सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा फ्री में, तो आप उनमें चेंज करके अपना कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो। मतलब कि जो भी पाइथन में सपोज आपने कोई सोर्स कोड लिखा है, पाइथन का कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब वो प्रोग्राम जो आपने बनाया है कोई और यूजर उसे एक्सेस कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट और उसमें चेंजेस करके कोई नया प्रोग्राम बना सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसे कहते हैं ओपन सोर्स कोड। मतलब कोई सा भी सॉफ्टवेयर जिसे आप एक्सेस कर रहे हो उसका सोर्स कोड भी आपको फ्री में अवेलेबल हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं ओपन सोर्स कोड और FLOSS, that is free open source softwares. Clear? So developers of some software allow public to freely use their software along with the source code. अब कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर्स को अलाउ करते हैं कि पब्लिकली उसे एक्सेस किया जा सके along with their source code, उसके सोर्स कोड के साथ, with an aim to improve further with each other's help. और ये सोर्स कोड क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि जो अदर पर्सन्स हैं जो उन सॉफ्टवेयर्स को सोर्स कोड के साथ एक्सेस कर रहे हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, वो उन्हें हेल्प कर सकते हैं। ओके, सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और इन्हीं सॉफ्टवेयर को हम फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे द सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली एक्सेसिबल है किसी के भी थ्रू विच रिक्वायर्ड नॉलेज टू इंप्रूव और एड न्यू फंक्शनैलिटीज। मतलब उबंटू किसका एग्जाम्पल है? उबंटू लिनक्स से ही लिया हुआ है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है ना, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड में ही चेंजेस किए गए हैं, उबंटू बनाया गया है। उबंटू के सोर्स कोड को भी आप एक्सेस कर सकते हो फ्रीली और उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज और वो स्किल्स चाहिए ताकि आप उसमें चेंजेस कर सके। मतलब आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए तभी आप ये काम कर सकते हो। फाइन, तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हुए। फ्री सॉफ्टवेयर जो फ्रीली एक्सेसिबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो फ्रीली एक्सेसिबल है लेकिन उनका सोर्स कोड भी आपको मिलता है फ्रीली, ठीक है, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। सो OSS refers to open source software which refers to software whose source code is available to customers and it can be modified and redistributed without any limitation. बिना किसी लिमिटेशन के आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। फ्लॉस, free, libre and open source software, or to a free, libre or open source software, the term is used to refer to a software which is both free software as well as open software. क्लियर हुआ अच्छे से कि वो सॉफ्टवेयर जो फ्री भी है और जिसका सोर्स कोड भी आपको मिल रहा है तो वो कहलाता है फ्लॉस, फ्री, लिब्रे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
मोर एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल जब बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पाइथन की बात करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, अलग अलग वर्जन्स पे पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हो आप। जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया तो आपने देखा होगा कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे जब हमने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसे इंस्टॉल कर रहे थे तो वहां पे पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल थे। क्यों अवेलेबल थे बहुत सारे वर्जन? क्योंकि पाइथन एक फ्लॉ सॉफ्टवेयर है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसे आप ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हो। यदि आपके पास में हाई लेवल प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो आप उसके सोर्स कोड को चेंज करके कोई नया वर्जन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हुआ है। इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स नेटस्केप का ही एक क्या है, वर्जन है। ठीक है, क्रिएटेड वर्जन है मोजिला फायरफॉक्स। ओके, समझ में आया अच्छे से? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्लियर, फ्री सॉफ्टवेयर क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ, फ्रीवेयर। अब देखो, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हम फ्रीवेयर की बात कर रहे हैं। ओके, द टर्म फ्रीवेयर इज जनरली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट and which allows copying and further distribution but not modification। इस लाइन को नोट करो कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। आप उसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, मतलब उसके सोर्स कोड में चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हुए हैं जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट उनके सोर्स कोड में चेंजेस नहीं कर सकते हो, उनमें मॉडिफिकेशन, एडिटिंग, चेंजेस नहीं कर सकते हो। जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड हु सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। इनका सोर्स कोड ही अवेलेबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है गूगल क्रोम का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, फाइन, इनका सोर्स कोड नहीं रहता है। आप इन्हें एज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। समटाइम्स सॉफ्टवेयर्स आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज बट सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल। सच सॉफ्टवेयर्स इज कॉल्ड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर आर स्काइप, एडोब रीडर एक्सेट्रा। स्काइप, एडोब रीडर वगैरह जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीवेयर ही होते हैं, जिन्हें आप डायरेक्टली यूज करते हो, कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। अब आती है बात प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हुए, वो सॉफ्टवेयर हुए जिनके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होता है, जो किसी की, हम बोल सकते हैं कि जायदाद होते हैं। ठीक है, उनको खरीदने के लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। तो वो सॉफ्टवेयर्स दैट इज नाइदर ओपन नॉर फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो ना फ्री में अवेलेबल होते हैं और ना जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, आपको उन्हें परचेस करने की नीड होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स। इट्स यूज इज रेगुलेटेड एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन इज आइदर फॉरबिडन और रिक्वायर स्पेशल परमिशन बाय द सप्लायर और अ वेंडर। यदि आपको उन सॉफ्टवेयर्स को खरीदना है, परचेस करना है, तो आपको स्पेशल परमिशन की नीड होती है। स्पेसिफिकली किस लिए, यदि उसमें आपको चेंजेस करना है तो आप परचेस कर लो, लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स में यदि आपको उनके सोर्स कोड को चेंज करना है तो आपको सप्लायर से, वेंडर से, डेवलपर से स्पेशल परमिशन लेनी होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टेली, क्विक हिल, है ना। जनरली एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें हम परचेस करते हैं। क्या उन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स में आप उसके सोर्स कोड में कुछ चेंजेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, आपको सॉफ्टवेयर्स भी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स, स्पेशली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ना तो फ्री अवेलेबल होते हैं और ना ही उनके सोर्स कोड में हम चेंजेस कर सकते हैं। इन्हें हमें स्पेशल परमिशन से परचेस करना होता है, देन वी यूज दिस। इसके पहले हमने पढ़ा फ्रीवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते बट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, और इसको आप कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। इसके पहले हमने देखा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो फ्री में भी अवेलेबल होते हैं और जिनका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल होता है, उसमें आप चेंजेस करके उसको कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो तीन कैटेगरी देखी हमने यहाँ पर। पहली देखी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दूसरा देखा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, और थर्ड हमने देखा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओके, अब ऐसी एक सॉफ्टवेयर और होता है जिसे हम कहते हैं शेयरवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। जब आप उसको एक्सेस कर लेते हो तो उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। जैसे कुछ गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, 1 वीक के लिए या 2 दिन के लिए आपको अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, देन उसके बाद आपको कुछ पेमेंट करना होगा। ठीक है, जिससे आप शेयर भी कर सकते हो, उसी को शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं। तो इतने टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। अब यहाँ पे फिनिश होता है आपका ये पूरा चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया, क्योंकि आज इस चैप्टर का हमने कंप्लीट रिवीजन किया है।
इसके सारे वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। वेल, रिवीजन से ये चैप्टर आपका अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में यदि क्वेश्चंस आते हैं किसी पर भी बेस्ड, किसी भी टॉपिक पर बेस्ड, तो आपको कैसे आंसर्स लिखना है ये भी समझ में आ गया होगा। फाइन। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यदि आपको सारे वीडियोस और लिंक्स को एक्सेस करना है तो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे आपको इस तरीके का व्यू शो होगा। यहाँ पे आपको अपनी क्लास 11 सेलेक्ट कर लेना है। जैसे क्लास 11 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे कहाँ पर, आईपी वाले पेज पर। यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट दिखेगा आईपी, और आईपी के सारे वीडियो लेक्चर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको दिखेगा हर चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। यहाँ पे आपको जिस भी चैप्टर में डाउट है उस चैप्टर पे क्लिक करो, सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ मिल जाने हैं। ओके, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।